हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं बिजनेस स्टडी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। वन शॉट होगा, पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने जितने भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी लेवल पे सब बना दिए हैं। एक बार आप एनसीईआरटी को भी पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी की किताब को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने पूरी चीज को तैयार कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। किसके बारे में बच्चों बात करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो ऑर्गेनाइजिंग को समझना आसान है, बट आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोगों को हम थोड़ा सा स्पेस लेकर के पीपीटी के अलावा पहले समझा दें, फिर हम पीपीटी से पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करें। पहले ऑर्गेनाइजिंग को हम अपने हिसाब से पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो आइए पहले आप लोगों को अच्छे से समझा दें ऑर्गेनाइजिंग का एक चार्ट बना करके, ठीक है? तो कोई भी चार्ट हम देख लेते हैं, यहां से देखते हैं। तो यहां से हम देखते हैं इसको, ठीक है? आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, तभी समझ में आएगा। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात है, हम लोग कंपनी में प्लानिंग करते हैं। हम लोग कंपनी में कोई भी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किसी भी चीज को लेके हो सकता है, किसी प्रोडक्ट को लेके हो सकता है, किसी प्रॉफिट को लेके हो सकता है, किसी भी चीज के लेके प्लानिंग हो सकती है। अब बात आती सेकंड स्टेप पे, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो प्लानिंग जो हम किए होते हैं उसी को यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है लागू कर दें, ताकि हमारी संस्था का जो गोल हमने सेट किया है, जिसको लेकर हमने प्लानिंग करी है, वो अचीव हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है आइए देखते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि प्लानिंग किसे कहते हैं, ये हमने पहले भी वीडियो बना रखा, वन शॉट आप देख सकते हैं। चलिए ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि कंपनी में कुछ लोग मैनेजमेंट में होते हैं, कंपनी में कुछ लोग जो है मैनेजमेंट में होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं कंपनी का। फिर ये लोग क्या करते हैं, कंपनी का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कंपनी ऐसे काम करेगी, वही ऑर्गेनाइजिंग होता है। चलिए स्ट्रक्चर बनाए। अब मान लीजिए इन लोगों ने सोचा कि हम लोग कंपनी के मेन लोग हैं, तो इन लोगों ने खुद को टॉप लेवल में रख लिया। किसमें रख लिया? टॉप लेवल में रख लिया। फिर इन लोगों को लगा कंपनी बड़ी है, कंपनी अकेले नहीं चलाई जा सकती, तो इन्होंने कुछ लोगों को मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बना रख लिया। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किसको रख लिया होगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने डिपार्टमेंट बना दिए होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया होगा, इसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया होगा, इसके बाद इन्होंने स्टोर डिपार्टमेंट बना दिया होगा, इसके बाद इन्होंने बच्चा अकाउंट डिपार्टमेंट बना दिया होगा, इसके बाद इन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया होगा, परचेज का डिपार्टमेंट बना दिया होगा। बहुत सारा डिपार्टमेंट है। अब इसके अंदर मैनेजर को रखा होगा, मैनेजर को, फिर इसके अंदर इन्होंने मैनेजर को अपॉइंट किया होगा, ठीक है? पहले आराम से देखिए तभी ऑर्गेनाइजिंग समझ में आएगा। इसके अंदर मैनेजर को रखा होगा, ठीक है? हर डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है? ये काम कौन कर रहा है? टॉप लेवल के मैनेजमेंट। क्या बना रहे हैं? मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में कौन लोग आ रहे हैं? ये लोग आ रहे हैं। मिडिल लेवल में ये लोग आ रहे हैं, ठीक है? हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजमेंट के लोग हैं। इसके बाद इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे, इनके नीचे भी कुछ सबऑर्डिनेट काम कर रहे होंगे, मतलब मैनेजर के नीचे कुछ कर्मचारी काम कर रहे होंगे, कुछ लोग सबऑर्डिनेट काम कर रहे होंगे। हर डिपार्टमेंट में हर एक मैनेजर के नीचे कुछ लोग होंगे, 10, 20, 50, 100 जैसे रिक्वायरमेंट होगी बेटा, वैसे हर डिपार्टमेंट के मैनेजर के नीचे कुछ लोग काम कर रहे होंगे। फिर लोअर लेवल आएंगे, इन्हीं के नीचे फोरमैन आएगा, लेबर आएगा, फोरमैन आएगा, लेबर आएगा, फोरमैन आएगा, लेबर सुपरवाइजर, फोरमैन सुपरवाइजर, लेबर, सबके नीचे काम करेंगे बच्चा। अब पहले आप बात ध्यान से सुनिए, फोरमैन सुपरवाइजर लेबर, ऐसे फोरमैन सुपरवाइजर लेबर सबके नीचे। तो सबसे पहले टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने कंपनी को चलाने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट बनाया टॉप लेवल का। फिर इन्होंने लोअर मिडिल लेवल में बांटा, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट बनाए, हर डिपार्टमेंट के जो है मतलब इन्होंने मैनेजर अपॉइंट किए, मैनेजर के नीचे कुछ लोगों को रखा जो उस टाइप का काम जानते हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। उसके बाद फिर उसके नीचे भी कुछ लोगों को रखा, फोरमैन, लेबर, सुपरवाइजर, जो कि लोअर लेवल में आ गए। तो बेटा ये क्या हो रहा है, देखो टॉप लेवल के लोग ड्यूटी बांट रहे हैं कि इस मैनेजर की क्या ड्यूटी होगी, 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 इस मैनेजर की क्या होगी और इसकी क्या होगी। फिर अब ये मैनेजर को इस डिपार्टमेंट का पूरा राइट है, इसको इसका पूरा अधिकार दिया गया, इसको स्टोर डिपार्टमेंट का, इसको जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का, इसको पूरा
कह सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का, इसको परचेज डिपार्टमेंट का, हर एक मैनेजर अपॉइंट हुआ। अब मैनेजर अपने नीचे लोगों को रख रहा है, अपने नीचे लोगों को रख रहा है, फिर सबको ड्यूटी बांटी जा रही है। तो कुल मिला करके आप देखिए कंपनी को चलाने के लिए टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने अपने मैनेजमेंट को कई भागों में बांट दिया। अब उस हर पार्ट में हर लेवल के मैनेजमेंट इन्होंने क्या किया, सबको ड्यूटी दे दी, सबको राइट बता दिया, सबकी अथॉरिटी तय कर दी। फिर अब वो लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ऐसे काम करके संस्था क्या करेगी, अपने गोल को अचीव करेगी। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपने गोल को अचीव करेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है बच्चों, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबकी ड्यूटीज, सबके राइट्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अथॉरिटी को बांटा जाता है ताकि संस्था का जो गोल है, जो कंपनी का गोल है, अचीव किया जा सके। समझ में आई बात? तो अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, दोबारा समझिए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि सबकी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अकाउंटेबिलिटी को, मतलब जवाबदेही को, सबकी अथॉरिटी को बांट करके कंपनी जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल लोअर लेवल काम कर रहा है तो मिडिल लेवल को बता रहा है, मिडिल लेवल बता रहा है टॉप लेवल को, तो इस हिसाब से सबका काम तय है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और कंपनी अच्छे से काम करके, वर्क करके, प्रोसेस करके अपने टारगेट को अचीव कर रही है, गोल को अचीव कर रही है। यही होता है पूरा ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आई बात? तो ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं होता, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज को डिवाइड करना ताकि स्मूथ फ्लो हो सके काम का, ऑपरेशन का, और गोल को अचीव किया जा सके। समझ में आ गया? चलिए, और इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, अब हम आपको पीपीटी से पढ़ाते हैं क्योंकि अब हमने बना रखा है तो आसान हो जाएगा, मेहनत काफी की है। देखिए लिखा हुआ हिमांशु सर, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग क्या है, अब ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। मतलब ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता बच्चा जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा काम किया जाएगा, फिर उसी हिसाब से सबका ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे हमने अभी डिपार्टमेंट बनाया कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो सबको काम देखा जाता कौन सा काम करना, फिर उसी हिसाब से सबका ग्रुप बना करके काम कराया जाता। समझ में आया? फिर defining the delegating responsibilities and authorities and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ये पहचाना जाता है कि कौन सा काम ग्रुप बना के कराना है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसको क्या अथॉरिटी देना है, किसके पास जो है मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ताकि जो है कंपनी के गोल को आसानी से मिलजुल करके अचीव किया जा सके और अच्छी तरीके से अचीव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि पहले जाना जाएगा कि कौन सा काम करना है, उस हिसाब से ग्रुप बनाया जाएगा। हर एक ग्रुप का अपना काम होगा, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबके अपने जो है अथॉरिटीज होंगे, सबके पास अपनी ड्यूटीज होगी, सबकी अपनी जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। फिर सब मिलकर के कंपनी के गोल को इफेक्टिवली तरीके से अचीव करेंगे। यही ऑर्गेनाइजिंग होता है। फिर अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट, assemble resources and integrate both for achieving specified objective। कह रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोऑर्डिनेट किया जाता है ह्यूमन एफर्ट को। ऑर्गेनाइजिंग में कौन काम करता है? संस्था में लोग काम करते हैं, इंसान काम करते हैं। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबका एक एफर्ट होता है, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो है संस्था में जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, रुपया, पैसा, सबका सही इस्तेमाल करके कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। समझ में आया? तो अब सर कोई ऑर्गेनाइजिंग के बारे में तो हम पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? तो बता देना ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं होता, संस्था में सही से टारगेट को अचीव करना अगर टाइमली, तो संस्था के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो मैनेजमेंट में कई चीजों को डिवाइड करते हैं कि किसको क्या काम करना, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, फिर उसी हिसाब से काम करते हैं और मिलजुल के संस्था के टारगेट को अचीव करते हैं। यही ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रकार से मकान के स्ट्रक्चर की तरह होता है। अगर आप सही ऑर्गेनाइजिंग बना रहे हो, सही काम, सही वर्क फ्लो हो रहा है, सबकी ड्यूटी पता है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, किसी प्रकार कोई विवाद नहीं हो रहा है, तो काम बहुत अच्छा होगा, वर्क अच्छा होगा, टारगेट अचीव होगा, वरना फिर परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि भाई एक दूसरे के साथ मिलके संस्था के गोल को अचीव करना। कोई डाउट? और खास करके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती, सबको अपनी ड्यूटी पता होती, कोई अपनी ड्यूटी के बियॉन्ड बाहर जाके काम नहीं करता, कोई अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम नहीं करता। ये नहीं कि मैं
डिपार्टमेंट का, स्टोर डिपार्टमेंट का मैनेजर, तो मैं मार्केटिंग वाले काम कर रहा हूं, नहीं, मेरा अपना जो काम मैं करूंगा, मार्केटिंग वाला अपना काम करेगा। तो सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अपनी ड्यूटी, सबकी अपनी अथॉरिटीज बने हैं, इसीलिए मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग बनाता है ताकि सब उसी में रह के काम करें, ठीक है, और कोई अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर जाके काम नहीं कर सकता। तो चलिए, उम्मीद है कि आप क्लास समझ रहे हैं। अब आता है पॉइंट दूसरे पीपीटी पे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन थियो हेमन ने दिया है, थियो हेमन ने डेफिनेशन दिया। थियो हेमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। क्या कहना है? थियो हेमन सर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें यह बताया जाता है कि ग्रुपिंग, लोग ग्रुप में होकर के एक्टिविटी करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना ग्रुप है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना ग्रुप है, जैसे लोअर लेवल का अपना ग्रुप है, टॉप लेवल का अपना ग्रुप है। तो सब जो है ऑर्गेनाइजिंग एक प्रकार का प्रोसेस जिसमें ग्रुपिंग करके, सबका ग्रुप बांट करके, जो जैसे काम करता है उसका वैसे ग्रुप बना दिया गया है। उसी हिसाब से सब मिलजुल के अपना काम करते हैं और एक दूसरे को सब रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट का रिलेशन बनाते हैं। टॉप लेवल लोअर लेवल, मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा। इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो थियो हेमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सबके एक्टिविटीज ग्रुप में होती हैं और संस्था के अंदर ये लोग अपनी अथॉरिटी को, मतलब जिसके लिए जवाबदेही होती, जैसे लोअर लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल टॉप लेवल को जवाब देगा। इसी हिसाब से लोग अपना काम करते हैं, संस्था के गोल को अचीव करते हैं। यही ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब जैसे मैं जॉब करता हूं IICS कॉलेज में, ठीक है, तो मैं जो पढ़ाता हूं मैं अपने सीनियर को बताता हूं, मेरा सीनियर अगले को रिपोर्ट करता। तो हम लोग एक ग्रुप के लोग हैं, मेरा सीनियर, उसका सीनियर, मेरा HOD, फिर उसके अंदर फिर मैं, तो हम एक ग्रुप के लोग हो गए, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं, तो हम मिलकर संस्था के गोल को अचीव कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तो वही कह रहे हैं थियो हेमन कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें एक ग्रुप एक्टिविटी होती है और सब मिल करके एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं और अपने अथॉरिटी के हिसाब से एक दूसरे को जो है संबंध बनाते हैं, रिलेशन रखते हैं और फिर अपनी संस्था का गोल अचीव कराते हैं। यही होता है ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन। कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं आगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 3। थोड़ा सा बेटा हम इसको शार्प कर ले, हमको लग रहा ब्लर आ रहा है, हल्का सा ब्लर हो सकता है। चलिए फिर क्या आता है? फिर आता है अब प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजिंग प्रक्रिया कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। पहला आता है ऑर्गेनाइजिंग में कई प्रकार के स्टेप फॉलो होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ स्टेप फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग, या कौन कौन सा स्टेप होता है जिससे ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, कौन कौन सा तरीका होता है ऑर्गेनाइजिंग करने का। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग बनाने के लिए, एक सही ऑर्गेनाइजिंग तैयार करने के लिए देखा जाता है कि कितना काम करना है, कौन सा काम किससे करवाना है, कौन सा वर्क कौन करेगा, उसके हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको उसी हिसाब से ड्यूटी बांटी जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, वर्क का पहचान होता है और सबके बीच में जितने भी इंप्लॉई हैं, लेबर है, काम को बांटा जाता है। मैंने जैसे कि अभी डिपार्टमेंट बना के ऊपर बताया था। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर डिपार्टमेंट बना लिया जाता है, याद आ रहा है। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंट बना के सबको ड्यूटी दे दी जाती है। पहले क्या होगा, देखा जाएगा कि काम कौन कौन सा है। मान लो मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है, प्रोडक्शन का काम है, परचेज का काम है, 4 काम हम मान लेते हैं। तो 4 काम पता चल गए। फिर चारों का अलग अलग डिपार्टमेंट बनेगा, फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से सबको उसमें रखा जाएगा। हर डिपार्टमेंट के लायक जो होगा, जिसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी, जिसको प्रोडक्शन की नॉलेज होगी वो प्रोडक्शन में जाएगा, जिसको मार्केटिंग की नॉलेज होगी वो मार्केटिंग में जाएगा, जिसको सेल्स की नॉलेज होगी सेल्स में जाएगा। तो सब डिपार्टमेंट में अपने अपने जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, जॉब दी जाएगी, अपॉइंट किया जाएगा, फिर सबको ड्यूटी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग ऐसे ही होता। पहले देखा जाएगा वर्क क्या है, वर्क के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंट करके लोगों को ड्यूटी दे दी जाएगी। फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, फिर डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा काम होने के बाद। कोई डाउट? समझ में आ रहा? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली बात बच्चा, अगर आप सही ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब सर ये क्या होता है, मान लीजिए हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काम करते हैं, हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, हम प्रोडक्शन मैनेजर हैं और हमारे अंदर में कुछ लोग काम कर रहे हैं जिनको प्रोडक्शन की अच्छी नॉलेज है।
अब इनको प्रोडक्शन का नॉलेज है, अगर इनको हम मार्केटिंग में लगा देते, मार्केटिंग का काम नहीं कर पाएंगे ना बच्चा। तो होता क्या है, हर एक व्यक्ति जो अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो उसमें और एक्सपर्ट होता चला जाता है, क्योंकि वो उसी के लायक है। अब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे अगर कंप्यूटर पे नॉलेज काम दे दिया जाए कि भाई आप ये काम करो, तो मैं नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं उसमें एक्सपर्ट ना हो, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं हो सकता है और एक्सपर्ट हो जाऊं। तो वही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग अगर सही होगी तो लोग अपने में स्पेशलाइज हो जाएंगे, लोगों में विशिष्टीकरण आ जाएगा, काम करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, सर्विस अच्छी होगी, अपने फील्ड में सब अच्छा काम करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सबको पता होता है हमें किसको रिपोर्ट करना है, हमें क्या काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग का तो यही मतलब हुआ, सबकी ड्यूटी पता हो, सबको काम पता हो, कौन सा वर्क करना है, उसी हिसाब से सब करेंगे। अब मुझे पता है मुझे पढ़ाना है, तो मैं अकाउंट डिपार्टमेंट क्यों जाऊंगा, तो सबको अपना रोल पता होता है। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में रिसोर्सेज होते हैं, मशीन होता है, फाइनेंस होता है, ये भी अच्छे से यूज होगा, कोई वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया बनाई गई है। इसलिए लेबर हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे फ्यूल हो, सब सही से यूज होगा, कुछ बर्बाद नहीं होगी। अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी नहीं होगी तो सब वेस्ट होगा, फिर इधर की चीज उधर जाएगी, उधर वो बर्बाद करेंगे, प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं कि स्टोर वाले बर्बाद करें, स्टोर वाले कह रहे हैं प्रोडक्शन वाले बर्बाद करें, तो फिर बेटा प्रॉब्लम आएगी। तो जब चीजें सिस्टमैटिक होंगी तो सारी चीजें अच्छे से यूज होंगी। फिर एडॉप्टेशन टू चेंज। अगर हमने संस्था का सही ऑर्गेनाइजिंग बना रखा है तो जो भी इन्वायरमेंट चेंज होगा, जो भी मार्केट में चेंज होगा, हमारी संस्था उसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हमें कोई भी चेंज जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से कंपनी में कर सकते हैं। फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी हुई है तो हम कंपनी में बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। हर व्यक्ति, कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के अंदर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मान लीजिए मैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काम करता हूं, मेरे अंदर में कोई काम करता है, वो अपने में डेवलप होगा, मार्केटिंग वाला अपने में डेवलप होगा, स्टोर वाला अपने में डेवलप होगा, तो हर व्यक्ति अपने में डेवलप होगा, क्योंकि सबको अपनी रोल, अपना ड्यूटीज, अपनी अथॉरिटी पता है, किसी के अंदर उसको छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कंपनी का विकास होगा, कंपनी का विस्तार होगा। ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजिंग के फायदे हैं। पहला, एम्प्लॉय अपने में स्पेशलाइज हो जाएगा। दूसरा, सबके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। तीसरा, रिसोर्स का बढ़िया यूज होगा। चौथा, चेंज को हम स्वीकार कर लेंगे, जो भी समय के साथ बदलाव होगा मार्केट में, एनवायरनमेंट में, हम चेंज कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा और हमारे कर्मचारियों के अंदर विकास होगा और हमारी कंपनी का ग्रोथ और विस्तार होगा, मतलब फैलाव होगा। हमारी कंपनी मल्टीनेशनल, नेशनल से मल्टीनेशनल तक जा सकती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉफिट वगैरह अच्छा होगा। फिर आता है क्वेश्चन, आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों हम बात करेंगे आज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए इसको शुरू करें और बात करते हैं आगे कि होता क्या है। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जानने के पहले आप ये जानिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, हर एक कंपनी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना बढ़िया बनाती है कि किसी भी प्रकार से वर्क जो है, ऑपरेशन जो है कंपनी का, जो संचालन हो रहा है कंपनी का, जो कंपनी में डेली काम हो रहा, वो प्रभावित ना हो, वो उस पर किसी प्रकार का जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो इसीलिए कंपनी को अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना चाहिए। जैसे अगर कोई कंपनी बड़ी है तो टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, फिर उसी में डिपार्टमेंट बना दे, हर डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर रख दे, हर मैनेजर के अंडर में कुछ लोगों को रख दे, ताकि सबको पता है कंपनी ऐसे काम करेगी। अगर कंपनी छोटी है तो कंपनी लाइन स्ट्रक्चर फॉलो करे, मतलब उसमें खुद टॉप मिडिल ना हो, मतलब एक आदमी ऑर्डर दे, टॉप लेवल ऑर्डर दे रहा है, सबको काम करना पड़ रहा है, एक अधिकारी सबको ऑर्डर दिया, सब काम कर रहे हैं। तो कंपनी की साइज और नेचर के हिसाब से कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करेंगे, किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कई कंपनी तो डिपार्टमेंट हिसाब से स्ट्रक्चर बनाती है, कई कंपनी तो डिविजनल के हिसाब से भी बनाती है। ये आगे आएगा, होता क्या मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर आपको अच्छे से चलाना है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब कौन से व्यक्ति के पास क्या ड्यूटी होगी, किसको कौन रिपोर्ट करेगा, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, किसके पास क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, किसके पास सेंट्रलाइजेशन के पावर होंगे, किसको किसको डिसेंट्रलाइजेशन दिया जाएगा। तमाम चीजों को आप अगर अच्छे से बनाओगे
तभी जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा हो पाएगा। तो कंपनी को चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनी को अगर लंबे समय तक चलाना है, अच्छी प्रॉफिट करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप इस तरीके से समझिए जैसे कोई घर है। अब घर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार करना होता है कि मकान का जो है मेन गेट किधर होगा, किचन किधर होगा, उसके बाद हम लोग डाइनिंग रूम कहाँ होगा, हमारा बेडरूम कहाँ होगा, हॉल कहाँ होगा, मूवी हम कहाँ देखेंगे, तमाम चीजें। ठीक इसी प्रकार से कंपनी में डिपार्टमेंट कैसे होगा, डिपार्टमेंट कितना बड़ा होगा, डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, कि सबके ड्यूटीज क्या होगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये तमाम चीजें बेटा हम अगर बनाएंगे, यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सही से बनाएंगे तो कंपनी बहुत आगे जाएगी, वरना फिर डाउनफॉल कंपनी के आने में टाइम नहीं लगेगा, कंपनी डूबने में टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात ना? तो हर कंपनी को अपना एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, आइए देखते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फ्रेमवर्क which enable the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individual and department। वही बात कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बना देता है कि किस तरीके से कंपनी में जो इंडिविजुअल है डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक होकर के। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें एक फ्रेमवर्क देता है, ढांचा बताता है कि किस तरीके से हमारी कंपनी के जो इंडिविजुअल्स हैं और डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके, एक होकर के यूनिट में कैसे कंपनी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ कंपनी में काम करेंगे डेली बेसिस पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक एंटरप्राइज कार्य करता है, एक कंपनी काम करती है और कंपनी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कंपनी को बढ़िया से चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं। कोई डाउट? फिर a proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operation of a business enterprise। अगर आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बढ़िया सा कंट्रोल आपका उस पर रहेगा, आपके सारे कम्युनिकेशन अच्छे से फ्लो होंगे कि अब काम कंपनी में क्या होना है, कल कौन सा काम होना है, किसको क्या करना है। इससे क्या होगा, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से बेटा आगे चलती चली जाएगी और कंपनी का ऑपरेशन अच्छा होगा, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए कंपनी में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तब जाके कंपनी में काम होता है। तो एक मिनट पानी पी लेते हैं। कोई पी गया इसमें, अभी हम लगता इधर सेट कर रहे थे, सब आए भाई साहब पी के निकल गए। थोड़ा थोड़ा पीना पड़ेगा, जीना है तो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एक प्रकार से एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी में बढ़िया कंट्रोल और कंपनी के ग्रोथ को इंश्योर करता, सुनिश्चित करता। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनाओगे तो कंपनी बहुत आगे नहीं जा सकती है। समझ में आया? चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आगे हमें क्या पढ़ना है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपको दो चीजें पढ़नी है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शनल होता है, दूसरा डिविजनल होता है। पहला कौन सा होता है बच्चा? फंक्शनल होता है और दूसरा डिविजनल होता है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग फंक्शनल के बारे में पढ़ते हैं और फंक्शनल को जानने के लिए पहले हमको कुछ चीजें समझनी होंगी, तब फंक्शनल की मीनिंग को हम समझाएंगे। जब बच्चों को अगर लग रहा है कि सर थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप 1.5x कर सकते हैं, बट हमें आराम से पढ़ाना होगा। जो बच्चा आराम से पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब या तो दूसरे लोगों की तरह मैं बेवकूफ बना दूं, ये आदत है नहीं बेटा। तो चलिए आइए देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो बच्चा, क्या है ना, यही समझा दे रहा हूं, यही स्पेस ले रहा हूं। होता क्या है, ये मान लो एक कंपनी है, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लें, कलर का कलर चेंज कर लें। ठीक है, मान लेते हैं बच्चा ये कंपनी है और कंपनी जो है मान लेते हैं एक प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है। देखो वहां दिख रहा, हाँ, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मान लेते हैं बनाती है मोबाइल, कंपनी मोबाइल बनाती है या मोबाइल की बैटरी बनाती है। ठीक है, अब कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना है।
कौन सा वाला? फंक्शनल वाला। तो अब कंपनी में एक होगा टॉप लेवल, टॉप लेवल में मान लेते हैं एमडी आ जाएंगे और जनरल मैनेजर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। कंपनी में एमडी आ जाएंगे, जनरल मैनेजर वगैरह आ जाएंगे, वहां तक दिख रहा है बच्चा? हाँ ठीक है। फिर अब कंपनी में लोअर लेवल भी, सॉरी मिडिल लेवल भी बनाया जाएगा, क्योंकि मोबाइल का बिजनेस है, डिपार्टमेंट वगैरह तो बनेंगे ही बनेंगे, जहां प्रोडक्शन होगा, जहां स्टोर होगा, ठीक है। अब कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टोर डिपार्टमेंट बनाया गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया गया, इसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट बनाया गया, परचेज डिपार्टमेंट बनाया गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट कंपनी में बनाए गए। क्लियर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया मोबाइल को लेकर के। एक कंपनी है, कंपनी में टॉप लेवल है, अब टॉप लेवल ने काम कंपनी को सही से चलाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया? कई प्रकार के डिपार्टमेंट बना दिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं मानता हूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया जिसको मोबाइल के प्रोडक्शन की काफी अच्छी नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है, जिसको उस लेवल की क्वालिफिकेशन है। अब उसको यहां पर कंपनी में अपॉइंट कर दिया गया। अब कुछ और भी लोग हैं जिनको प्रोडक्शन का काफी नॉलेज है कि बैटरी में क्या चीज, जो कि इस मैनेजर के नीचे अपॉइंट कर दिए गए। अब आप देखो, एक कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर रखा गया, उसके अंदर भी प्रोडक्शन की नॉलेज रखने वाले सिमिलर टाइप के लोगों को एक ग्रुप में रख दिया गया कि भाई तुम्हें प्रोडक्शन की ज्यादा नॉलेज है, तुम मैनेजर के साथ रहो, तुम मैनेजर के अंडर में काम करो, ठीक। ये फंक्शनल हो गया। अब स्टोर डिपार्टमेंट वाले में एक मैनेजर होगा। अब स्टोर के बारे में जिसको और नॉलेज होगी, 4 से 10 लोगों को उस मैनेजर के अंडर में रख दिया गया, सिमिलर टाइप की जॉब करने वालों को उसमें रख दिया गया। ऐसे यहां पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ को मार्केटिंग के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो वो उन लोगों को एक ग्रुप में रख दिया गया। फिर स्टोर यहां पर जो है सेल्स डिपार्टमेंट में जिसको जो नॉलेज है, 4 से 10 लोगों को सेल्स के बारे में, उनको एक में रख दिया गया। ऐसे परचेज में भी। तो आप देखिए कंपनी में जो डिवीजन, जो ये बनाया गया ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर फंक्शनल बेस पे बनाया गया, मतलब जिसको एक जैसा काम पता है, लगभग सिमिलर, सब एक ही जैसा जानते हैं, वो एक में चले गए। कुछ लोगों को स्टोर के बारे में ज्यादा पता है, तो जिसको ज्यादा पता वो मैनेजर हुआ, जिसको कम पता लेकिन स्टोर के रिगार्डिंग पता है वो एक में गए। तो फंक्शन के बेस पे सिमिलर काम सब जानते हैं, सबको प्रोडक्शन के बारे में पता, वो प्रोडक्शन चले गए, 4-6 लोगों को पता है स्टोर के बारे में, वो स्टोर में। तो यही होता फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो मतलब एक जैसा काम, सिमिलर टाइप का काम कई लोग जानते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया गया। तो वो होता है फंक्शन के बेस पे स्ट्रक्चर बनाना। तो कुछ लोग अपने अपने फंक्शन में, किसी को मार्केटिंग का कार्य पता है, किसी को स्टोर डिपार्टमेंट का काम पता है, कुछ लोगों को एडवर्टीजमेंट का काम पता है, सेल्स का काम पता है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। तो यही होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। कोई डाउट? डिपार्टमेंट बना करके सिमिलर टाइप का सबको काम पता है, सबका एक ग्रुप बना दिया गया। ये होता है फंक्शन के बेस पे स्ट्रक्चर बनाना। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा? ठीक है, तो आइए देखते हैं, अभी आगे मिलेगा आपको चार्ट, बस यहां पे समझिए। देखिए 1 मिनट, चलिए इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। हाँ, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, तो कह रहा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर। मतलब अभी वही बताए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन होता है जिसमें लोगों का समूह बना दिया जाता है, जिसको सिमिलर काम पता है, सब ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर। मतलब जिसको एक जैसा काम पता है, उनका काम एक, उनका एक ग्रुप होता है। जिनको दूसरा काम पता है तो उनका एक ग्रुप होता है। सबके ग्रुप, सबके काम के हिसाब से, सिमिलर काम के हिसाब से सबका अपना ग्रुप बना दिया जाता है। भाई तुम इसमें काम करो, तुम लोग इसमें काम करो, तुम लोग इसमें काम करो। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन जिसमें ग्रुप बना दिया जाता है सिमिलर नेचर के काम करने वाले लोगों का, फिर ताकि लोग साथ में काम करें। In a functional structure, activities are grouped and departments are created on the basis of specified function to be performed। देखो बच्चा वही बात बताया है, मैंने कहा कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है इसमें जो एक्टिविटीज लोगों की होती हैं, हर डिपार्टमेंट में अपना अपना ग्रुप बना दिया जाता है, क्योंकि सिमिलर टाइप का काम सब जानते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन का काम मुझे ही पता है, मेरे एक और भी उनको पता है, अगले को पता, तो सब एक ग्रुप में आ गए। ठीक है, जिनको मार्केटिंग का नॉलेज सबको मार्केटिंग में डाल दिया गया। तो वही कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब डिपार्टमेंट बना करके सबको उनके कार्य के हिसाब से ग्रुप बना दिया जाए, भाई आप इसमें काम करें, आप इसमें काम करें, आप इसमें काम करें। ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखिए फिर क्या आता है इसके बाद,
आगे का टॉपिक देखते हैं। ये हमने बना रखा आपके नॉलेज के लिए। क्या बना रखा है, देखिए पीपीटी हमने तैयार किया तो हमें पता है हमने क्या बनाया, क्या लिखा हुआ देखिए। लिखा हुआ एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, उसके नीचे कंपनी है, उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो टॉप लेवल है, फिर मिडिल लेवल के हैं, फिर लोअर लेवल। तो लोअर लेवल क्या, हमें आपको फंक्शन स्ट्रक्चर समझाना। अब देखिए प्रोडक्शन मैनेजर है, किसी को प्रोडक्शन मैनेजर में स्टोर के बारे में ज्यादा पता, प्लांट सुपरिटेंडेंट है, परचेज ऑफिसर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वर्कर्स हैं, इनको एक जैसा सबको पता है, सब इस फील्ड में प्रोडक्शन के फील्ड से रिलेटेड है, तो सब प्रोडक्शन के फील्ड से रिलेटेड है। परचेज मैनेजर माल लेकर के आएगा प्रोडक्शन के लिए, स्टोर ऑफिसर प्रोडक्शन के बाद माल रखेगा, प्लांट सुपरिटेंडेंट माल का निरीक्षण करेगा, जहां पर प्लांट हो काम हो रहा मशीन वगैरह का ध्यान देगा, सुपरवाइजर, फोरमैन, वर्कर, तो ये एक ग्रुप में आ गए, तो इनको प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में काम करना पड़ा। फिर हेड क्लर्क है, चीफ कैशियर है, मतलब इनको अकाउंट के बारे में पता है, तो ये एक ग्रुप में आ गए फाइनेंस मैनेजर के अंडर में, समझ में आया। फिर मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग के लोग होंगे, कुछ सेल्स के लोग होंगे, कस्टमर सर्विस दे रहे होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होंगे। इनको मार्केटिंग का नॉलेज है, सबको अपना मार्केटिंग के फील्ड में अच्छी नॉलेज है, तो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में आ गए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपार्टमेंट बना करके जिसको जो काम पता, सबका अपना सिमिलर नेचर का ग्रुप बना दिया जाता है। भाई तुम्हें ये पता, तुम इसमें जाओ, तुम लोग इसमें रहो, तुम लोग इसमें रहो, और लोग अपने वाले ग्रुप में रहे, तो ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन स्ट्रक्चर के बाद, ऊपर देखते हैं कि फंक्शन स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे एडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। चलिए अब एडवांटेज देखा जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, अगर कंपनी फंक्शन स्ट्रक्चर बना के काम करेगी तो क्या फायदे निकल के आएंगे। फिर इट लीड स्पेशलाइजेशन, सबको अपना काम पता है, सब अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें सब अपने काम में एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। अभी हमें डेली पढ़ाना हो तो हम बेटा हमने बताया कि हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, भाई हम दूसरा काम मिल जाए शायद उसमें हमें टाइम लग जाएगा, तो हर व्यक्ति अपने में स्पेशलाइज हो जाता है वर्क करने में, क्योंकि सबको पता है हमें यही काम करना, हम इस डिपार्टमेंट में, उसके अलावा वो काम नहीं जान सकता। दूसरा आता है प्रमोट कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट, हर व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन जो है मतलब करता है, ताकि हमारी कंपनी जो है अपने गोल को अचीव कर सके। फिर इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, बेटा कंपनी में हर एक मैनेजर जो होता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजर हो, अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट है, सब अपने अपने अंडर में काम कर रहे हैं, हर एक मैनेजर फिर अपने अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट ले आता, हर एक मैनेजमेंट में जो हर एक मैनेजर अपने में डेवलप हो जाता, क्योंकि उसको पता है हमारी जो कंपनी है उसमें सब अच्छा काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने फंक्शंस में काम कर रहा है, वो किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा। तो वही कह रहा है कि इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, तो हमारा जो मैनेजर है कंपनी का, जो मैनेजमेंट है उसके अंदर एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, वो कंपनी के बारे में और कुछ अच्छा प्लानिंग कर सकता है। फिर इट हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर डिपार्टमेंट बना के काम कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट में लोग रखे गए हैं, तो फिर सिमिलर टाइप का सब काम जानते हैं, अपने डिपार्टमेंट में हम जानते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट जानते हो, तो कंपनी में काम करने की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी। फिर आता है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब काम जो है वर्क में डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी काम जो है दोबारा से नहीं होगा, गलत नहीं होगा, काम अच्छा होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। डुप्लीकेट का मतलब यहाँ डुप्लीकेशन का मतलब ये समझो, ऐसे समझो जैसे अगर हम हर डिपार्टमेंट को बना दें, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कोई स्टोर डिपार्टमेंट है। अब स्टोर डिपार्टमेंट में जितने लेबर और फाइनेंस की जरूरत है, हो सकता है कि उससे कम मार्केटिंग और स्टोर वालों को जरूरत पड़े। अब मान लीजिए हमने अगर डिपार्टमेंट नहीं बनाया है तो बार बार हमको पैसा सबको कई बार देना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट बना दिया तो कोई भी काम अब जो है 2 बार कंपनी की तरफ से नहीं होगा, इससे कंपनी के रिसोर्सेज भी बच जाएंगे और कंपनी का काम अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी में काम डुप्लीकेशन नहीं होगा, बार बार दोहरा करके नहीं हो जाएगा, चलो एक बार किया तो दोबारा करना पड़ गया, इससे कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर आता है रिड्यूस कॉस्ट, देखो कंपनी का कॉस्ट घट जाता है। फिर इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, कहने का मतलब क्या है, कंपनी में हर एक काम जो है, हर एक फंक्शंस बहुत
अटेंशन के साथ, बहुत ध्यान के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ लोग करते हैं। फिर ये होता है। तो फंक्शन स्ट्रक्चर के कुछ फायदे हैं। कंपनी का डिपार्टमेंट बनाओ, उसके अंदर फंक्शंस के हिसाब से सबको जॉब पे रख दो, ताकि कंपनी में लोग स्पेशलाइज होकर काम करें, दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। मैनेजर के अंदर काम करने की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, कंपनी का जो ऑपरेशन एफिशिएंसी वो भी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ बेटा वर्क डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेशन वर्क नहीं होता, मतलब एक काम दो बार नहीं होता, अच्छे से हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और लोग अपने ध्यान को लगा करके, मन लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखें। फिर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या आता है? डिविजनल स्ट्रक्चर। आइए इसको समझने का प्रयास करें। डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, बस इतना ध्यान दे लो, अभी आपने फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो हर डिवीजन के अपने फंक्शंस होते हैं। इसको समझिए। कैसे समझेंगे? देखो बेटा, बहुत आराम समझने की जरूरत है। YouTube पे तो बहुत लोग पढ़े जो बहुत तेजी से पढ़ा के खत्म कर देते हैं, भाई वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं सेटिस्फाई आपको कर पाऊं तभी आप पढ़ें, और जरूरी है आप बिना सेटिस्फाई हुए पढ़े ना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए अपना पूरा पोटेंशियल देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझें। ऐसे तो बहुत लोग हैं 2 मिनट में आप समझ जाएंगे, 5 मिनट में आपको पूरा BST खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पसंद है ये। अब देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी कई प्रकार के आइटम बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मान लेते हैं मोबाइल भी बनाती है, और कंपनी कॉस्मेटिक का सामान बनाती है, कंपनी केमिकल का भी काम करती है। तो अब आप ये बताइए, मोबाइल का डिपार्टमेंट अलग होगा, मोबाइल का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, अपना स्टोर होगा, अपना मार्केटिंग होगा, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, अपना अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। ऐसे जो कॉस्मेटिक मतलब जो फैशन वगैरह, मेकअप वगैरह का काम कंपनी कर रही है, इसके पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट लाइन 3 प्रकार की है। अब मोबाइल का अलग डिपार्टमेंट सब होगा, कॉस्मेटिक के अलग डिपार्टमेंट होंगे, और केमिकल्स के अलग डिपार्टमेंट होंगे, क्योंकि केमिकल वाले यहां नहीं काम कर पाएंगे और ये वाले यहां नहीं काम कर पाएंगे। तो इसी को कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। कई बार कंपनी बहुत बड़ी होती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन बना देती है। मतलब मोबाइल वालों का जो डिवीजन है, उनका इससे कोई मतलब नहीं, इनका इनसे कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से काम कराइए। तो कंपनी के हर डिवीजन का अलग अलग मैनेजर होता है। तो यहाँ पर 3 हेड मैनेजर रखे होंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इनके अंदर 10-12 डिपार्टमेंट होंगे, इनके अंदर 10-12 डिपार्टमेंट होंगे, इनके अंदर 10-12 डिपार्टमेंट होंगे। उसके अंदर सबके अंदर अपने अपने लोग काम कर रहे होंगे। तो यही होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस बनाया जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि कंपनी में कई प्रोडक्ट बनते हैं, जब जैसे सैमसंग है, कई प्रोडक्ट बनाती है, तो मोबाइल वाले जो है टीवी तो नहीं बना पाएंगे, तो टीवी का डिवीजन अलग हो गया। अब टीवी के डिपार्टमेंट सब अलग हो गए, मोबाइल के डिपार्टमेंट सब अलग हो गया। कंपनी का जो है, मान लेते हैं अब एप्पल का ले लो, एप्पल में मोबाइल बनता है, तो मोबाइल का उसका अलग डिपार्टमेंट डिवीजन है, उसके अपने डिपार्टमेंट है। एप्पल टीवी बनाती है, लैपटॉप बनाता है, उसके अपने डिवीजन्स हैं। तो वो अब मोबाइल वाले उसमें नहीं काम करेंगे, उनका अपना डिवीजन है, उनके और डिपार्टमेंट है, उनका अपना डिपार्टमेंट है, उससे किसी कोई मतलब नहीं है। तो यही होता है, जब कंपनी प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी डिवीजन बना देती है, और हर डिवीजन के अंदर डिपार्टमेंट बना देती है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शंस के हिसाब से लोगों को रखती है। समझ में आया? चलिए, तो डिविजनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? In a divisional structure, the organization structure comprises of separate business unit. कह रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर बिजनेस यूनिट को अलग अलग रखता है। मोबाइल, केमिकल, कॉस्मेटिक सब अलग अलग है। फिर हर डिवीजन का अपना मैनेजर होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने डिवीजन के परफॉर्मेंस के लिए। उसका मोबाइल वाले का केमिकल वाले से कोई मतलब नहीं, वो अपने मोबाइल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल वाले से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद उसके पास अथॉरिटी होती अपने यूनिट को चलाने के लिए। तो मतलब मोबाइल के जो डिवीजन को चलाने के लिए मैनेजर अपॉइंट किया गया पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, वो इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। केमिकल वाला इसके लिए होगा, कॉस्मेटिक वाला अपने डिवीजन के लिए होगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहा है, डिवीजन बनाया तब जाता है जब कंपनी में कई प्रोडक्ट लाइन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। एक प्रोडक्ट है तो वहां डिवीजन बनाई जरूरत नहीं, वहां डिपार्टमेंट बना लो, काम कर लो। लेकिन ऐसे में क्या होता है, डिवीजन बनाओ, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट बनाओ, फिर उसमें लोगों को रखो, फंक्शंस बनाओ, सबके काम बनाओ। ठीक है, ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। और जबकि जो वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो छोटा होता है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट के लिए फॉलो होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सर यहां फंक्शन स्ट्रक्चर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ रहा बेटा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का अपना डिपार्टमेंट है, इसके अंदर लोग काम करते, मोबाइल का फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया।
इस डिवीजन का फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया, ये इस डिवीजन का फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया। तो डिवीजन बना के फंक्शन स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है बस। तो डिविजनल बेस पे जब भी काम होगा तो डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाएगा और उसके अंडर में फंक्शन स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बिना फंक्शन स्ट्रक्चर के डिवीजन काम नहीं कर सकता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, हर प्रोडक्ट का अलग अलग यूनिट बनाया जाता है, उसके अलग अलग मैनेजर होते हैं और सब अपने अपने प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। चलिए आइए आगे देखें। अब डिविजनल स्ट्रक्चर का देखो एक हमने प्रारूप बना रखा है। डिविजनल स्ट्रक्चर है, सीईओ है, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर कंपनी में दो डिवीजन है, एक डिवीजन ए, एक डिवीजन बी। अब डिवीजन ए का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस अलग है। डिवीजन बी का प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस अलग है। अब इनके अंदर अपने फंक्शंस है, इसके अपने फंक्शंस हैं, ना इनका इससे मतलब है ना इनका इससे मतलब है। इनके मैनेजर अपने डिपार्टमेंट अपने डिवीजन को चलाने में रिस्पॉन्सिबल है, इनके मैनेजर अपने में। तो वही कह रहा सीईओ है बस। अब कोई बात होगी ये लोग सीईओ को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, ना ये इनसे मतलब रखेंगे ना ये इनसे मतलब रखेंगे। तो डिवीजन बना दिया गया क्योंकि दो प्रोडक्ट थे और प्रोडक्ट के अंदर डिवीजन के अंदर में डिपार्टमेंट बना दिया गया ताकि काम को अच्छे से किया जा सके और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सर यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ आया ना, इस डिवीजन में देखो कितने डिपार्टमेंट, 3, और हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम करें, वही तो फंक्शन स्ट्रक्चर हो गया। डिपार्टमेंट बना के जब लोगों का फंक्शंस बांट दो, सिमिलर टाइप का जो नौकरी करते हैं उनको एक में रख दो, जो रखते हैं सिमिलर टाइप का जो नॉलेज रखते हैं उनको एक में रख दो, तो वो डिवीजन वो डिपार्टमेंट के अंदर आ गए। तो डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन कर रहे हैं लेकिन हर डिपार्टमेंट किसी डिवीजन के अंदर में आएगा। समझ में आया? तो ठीक है, चलिए अब आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर बना करके कंपनी के लिए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो कंपनी को कौन सा एडवांटेज मिलेगा डिविजनल स्ट्रक्चर में और डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या डिसएडवांटेज हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। तो कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसको समझिए। पहला आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। बच्चों पहले वाले पॉइंट को आप समझिए कि कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, अब मान लीजिए 2 प्रोडक्ट हैं, कंपनी मोबाइल बनाती है और कंपनी लैपटॉप बनाती है। तो मोबाइल वाला डिवीजन ना लैपटॉप बना पाएगा, लैपटॉप वाला अन्य मोबाइल बना पाएगा, क्योंकि इसकी मशीन टेक्नोलॉजी अलग है, इसकी मशीन टेक्नोलॉजी अलग है, इसके एक्सपर्ट अलग है, इसके एक्सपर्ट अलग है। तो अब कंपनी डिवीजन बना दी कि मोबाइल का अपना डिवीजन होगा, अपने डिपार्टमेंट होंगे, इसका अपना डिवीजन होगा, अपने डिपार्टमेंट होंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा होगा। तो डिवीजन बनने से सिर्फ मोबाइल पर फोकस होगा तो प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आएगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन के आएगा, ठीक है। लैपटॉप में स्पेशलाइजेशन होगा क्योंकि लैपटॉप पे फोकस होगा, अब इस पे फोकस करना ना कि मोबाइल पे। तो इस डिवीजन के लोग इस पर फोकस करेंगे और इस डिवीजन के लोग इस पर, तो हर डिवीजन के प्रोडक्ट अच्छे आएंगे। दूसरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इससे क्या होगा, ये पता चल पाएगा कि कौन सा डिवीजन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस भी मेजरमेंट हो पाएगा कि मोबाइल वाला ज्यादा अच्छा काम कर रहा है कि लैपटॉप वाला अच्छा काम कर रहा है। फिर ऑटोनोमस यूनिट, मतलब हर डिवीजन अपने में स्वतंत्र है, इसका मैनेजर अपने में फ्री है, इसका मैनेजर अपने में फ्री, ना इनसे कोई मतलब ना उनका कोई उससे मतलब, ठीक है। बार बार इसके मैनेजर को ना इनको डिस्टर्ब करना ना इनको डिस्टर्ब करना है, और किसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, फालतू किसी को नहीं, ठीक है। सब ऑटोनोमस यूनिट है, ये अपने में स्वतंत्र है, ये यूनिट ये डिवीजन अपने में स्वतंत्र है। फिर फास्टर डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए मैं मोबाइल डिवीजन का मैनेजर हूं, मोबाइल यूनिट का डिवीजन जो है उसका मैनेजर हूं, तो मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन तुरंत ले लूंगा, मुझे किसी से पूछना उछना नहीं, क्योंकि मैं फ्री हूं। मुझे मैनेजमेंट ने टॉप लेवल ने अपॉइंट कर रखा है, भाई तुम देखो पूरे इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल कराओ, जो डिसीजन लेना लो। तो मैं अपने उस मोबाइल के पार्टिकुलर डिवीजन को लेकर कोई भी डिसीजन ले सकता हूं, मुझे किसी से पूछना नहीं, मैं फ्री हूं, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, डिवीजन बना के काम करने से कंपनी का बेटा विकास होता है, कंपनी काफी अच्छा एक्सपेंड करती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। फिर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, एक बात और याद रखो, हर मैनेजर का अपने जो टॉप लेवल है, मान लो इस डिवीजन का मैनेजर मिस्टर ए है और इस डिवीजन का मैनेजर मिस्टर बी है,
अब इनके पास बड़ी जवाबदेही होगी, इस मोबाइल यूनिट को लेकर के जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी कि क्या कमी है, कैसे इंप्रूव हो रही, कैसे ये डाउन जा रही, इनके लिए इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि यूनिट बहुत छोटा नहीं होता, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो इसमें ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है। और जब सबको पता हमें जवाब देना पड़ेगा अपने ऊपर वालों को, तो इसलिए सब मेहनत से काम करते हैं ताकि कभी कोई बहुत बड़ी जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी के चलते काम लोग अच्छा करेंगे ताकि हमें टॉप लेवल को जो सबसे ऊंचे अधिकारी हैं उनको ज्यादा जवाब देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड मोर इनिशिएटिव। बच्चा, हर एक यूनिट अपने में फ्री है, हर एक डिवीजन अपने में ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए लोग आपस में एक अच्छा तालमेल करते हैं। मोबाइल के जितने डिपार्टमेंट हैं ये अपने में आपस में तालमेल करेंगे, ये अपना कोऑर्डिनेट करेंगे लैपटॉप वाले, इससे कंपनी का जो है काफी अच्छा विकास होगा और इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, फिर आता है डिसएडवांटेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट आएगी। सर कॉन्फ्लिक्ट कैसे? अब कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आएगा, अब मोबाइल का जो डिपार्टमेंट है, अब मोबाइल का जो डिवीजन, डिपार्टमेंट नहीं जो डिवीजन है, इसमें एक मैनेजर है। अब मैनेजर लोगों पर दबाव डालेगा ज्यादा से ज्यादा काम करो, अब वो भी किसी को पावर देगा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तो इसमें जब काम नहीं कर पाएगा वो उस हिसाब से, तो बेटा फिर मैनेजर और उसके डिपार्टमेंट में लोगों से बवाल बढ़ेगा, विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। फिर टॉप लेवल से भी इसके विवाद होंगे, कहेगा हमने, तुम टॉप लेवल का मैनेजर कहेगा कि भाई हमने तुमको कहा था ये काम करने के लिए, तुमने सब बिगाड़ दिया, पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हमारी इमेज खराब कर दी, तुमको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। तो ये बेटा कुछ अपनी जवाब देगा, ये अपनी रिस्पॉन्स, ये अपने कुछ अपने फैक्ट रखेगा, वो अपने फैक्ट रखेगा, जिससे दोनों बवाल होगा। दूसरा आता है कॉस्टली। डिवीजन बना के काम करना कॉस्टली भी होता है। हर डिवीजन के अंदर 10 तो डिपार्टमेंट होंगे, सबके अंदर 100-100 लोग, 50-50 लोग काम करेंगे, तो ये कॉस्टली भी होगा। फिर क्योंकि सबके लिए अलग अलग रिसोर्सेज लगेंगे, किसी के लिए लेबर अलग लगेगा, किसी के लिए रॉ मटेरियल अलग लगेगा, तो सबके लिए कॉस्टली पड़ेगा। डिवीजन बना के काम करना कंपनियों के लिए बहुत कॉस्टली होता है। फिर इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन आता है इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या मतलब है? जब डिवीजन बना के काम करोगे तो हर एक मैनेजर जो है, चाहे इस डिवीजन का मैनेजर हो और चाहे इस डिवीजन का मैनेजर हो, ये कंपनी के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के हितों को ध्यान नहीं देगा, इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देगा, ये अपने फायदे में पड़ने लगेगा, ये अपने नाम और अपने इमेज के चक्कर में पड़ेगा, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देगा और ये अपने आप को मैनेजर क्या लगेगा कि ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट होने वाला है। तो इसलिए इसके अंदर एक कह सकते हैं तानाशाही आने लगेगी और ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन कल को धीरे धीरे डूबना चालू हो जाएगी। फिर मिसयूज ऑफ पावर बाय डिविजनल मैनेजर। देखो जितने भी डिवीजन के मैनेजर ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि ये फ्री हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, जो मर्जी वो करें। फिर नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर बेटा ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, छोटे बिजनेस के लिए सही नहीं है, ये बड़े बिजनेस के लिए सही, जैसे सैमसंग है, एप्पल है या फिर अंबानी अडानी कंपनी, इनके लिए सही, सबके लिए सही नहीं है ये। ठीक है, तो डिविजनल और ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन स्ट्रक्चर में आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं। अब आता है टॉपिक। क्या टॉपिक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लें फिर बताएं आपको। अब आपको दिख रहा होगा टॉपिक क्या है। टॉपिक का मतलब है फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर, मतलब फंक्शन स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में अंतर होता है, पहले हम फॉर्मेशन के बेस पे देखेंगे। देखो ये जो फंक्शन स्ट्रक्चर है फंक्शन के बेस पे तैयार किया जाता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर बेटा कंपनी में जितने प्रोडक्ट होंगे उतने डिवीजन बनाए जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट की लाइन के हिसाब से होता है, जितने प्रोडक्ट उतना डिवीजन। तो ये फंक्शन के हिसाब से होता है, ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। फिर इसमें सब अपने अपने फंक्शन में स्पेशलाइज होते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे मार्केटिंग में 10 लोग हैं, तो उनको मार्केटिंग की नॉलेज उनको एक में रख दिया गया। प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन मान लो 10 लोग हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में स्टोर डिपार्टमेंट का व्यक्ति आ गया, स्टोर का मैनेजर आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, फोरमैन आ गया, सुपरवाइजर आ गया, लेबर, ये एक में आ गए। तो यहां पर फंक्शन के बेस पे सबको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। यहां पर प्रोडक्ट के हिसाब से सबको रखा जाता है। जैसे मोबाइल का मुझे ज्यादा नॉलेज है तो मैं मोबाइल का डिवीजन चला गया, अगले को लैपटॉप के बारे में नॉलेज तो लैपटॉप का डिवीजन चला गया। ठीक है, यहां आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। यहां होता है डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है
कि जो डिपार्टमेंट के मैनेजर है वो अपने टॉप लेवल के मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे कि आज ये काम क्या हुआ, कल क्या काम होना। यहां पर क्या है, हर एक डिवीजन अपने फ्री है। मैंने बताया कि जल्दी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती जब तक कंपनी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आने लगे। तो यहां पर हर एक मैनेजर अपने फ्री है, चाहे वो डिवीजन 1 का हो चाहे डिवीजन 2 का। तो इसलिए यहाँ रिपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? और मैनेजर अपने में एंजॉय करता है। फिर कॉस्ट, इसका कॉस्ट बेटा कम होता है, इसका कॉस्ट बहुत कम होता है क्योंकि छोटे पैमाने पे होता है। और यहां पर जो है कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि डिवीजन बनाना, डिवीजन में डिपार्टमेंट करना, और फिर जितने प्रोडक्ट सबका डिवीजन बनाना, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, तो काफी ज्यादा कॉस्ट आती है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट होता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा। यह होता है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। यहां पर प्रोडक्ट के हिसाब से सबको पता होता है कि मोबाइल में इनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज है, उनको लैपटॉप में, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। लेकिन यहां पर मान लो मैंने प्रोडक्शन में भेजा, प्रोडक्शन में सक्सेस नहीं हुए, तो फिर प्रॉब्लम आएगी अब मैं आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं। तो प्रॉब्लम ये, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं है, यहां पर फिक्स करना आसान होता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो पढ़ाता हूं मैं, 1 मिनट का ब्रेक, पानी पी ले। लगातार बोल रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं, गला सूख जाता है बेटा, सुबह से पढ़ा रहा है, शाम के 7:30-8 बज रहे हैं इस समय। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसको समझना होगा, और इसको समझने के लिए पहले हमको अच्छे से जो है टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बात यह आती है कि जो कंपनी होती है, कंपनी अपने अंदर जो है सिस्टमैटिक चीजों को चलाना चाहती है। कंपनी, हर एक कंपनी चाहती है कि उसकी कंपनी में जो चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हों। किसी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट, कंपनी के नियमों के अगेंस्ट काम ना करे। तो फॉर्मल का मतलब होता है कंपनी के द्वारा गाइडलाइन इशू करना, कंपनी के द्वारा पॉलिसी बना के काम कराना, कंपनी के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन बना के लोगों को काम कराना, ताकि उतना ही काम हो जितना कंपनी ने कहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो जब भी कोई कंपनी सिस्टमैटिक काम कराती है, उसके बाहर आप काम नहीं करेंगे, उसके बाहर आपका कोई रिपोर्ट, कोई राइट नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगी, यही होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, कंपनी का जो पार्टिकुलर टास्क है वो अच्छे से कर लिया जाए। बच्चों, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में इस तरीके से समझाऊं, जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं क्लास में आता हूं, मैं प्रोफेशनल तरीके से आता हूं, बच्चों से बात नहीं करता, जो टॉपिक वही पढ़ाता हूं और चला जाता हूं, ये फॉर्मल है। इसमें फायदा क्या होगा? कोर्स जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? बच्चे हमसे पर्सनली कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन इनफॉर्मल, मान लो मैं आता हूं, मैं बच्चों से हाय हेलो दोस्ती, उनके गर्लफ्रेंड के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बात करता हूं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर बच्चों से कनेक्टिविटी तो हमारी ज्यादा होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर बच्चे काम करेंगे, खुश होकर करेंगे, लेकिन कल को हो सकता है वो गलत कर जाए। हो सकता है कि कोई बात मैं बोलूं, वो जाके मार्केट में रूमर फैला देकर ईमानसुर ऐसे करते, क्योंकि मैं इनफॉर्मल हूं उनके साथ। कभी कभी ऐसा होता है क्लास में टीचर आपसे मजाक कर जाते हैं तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि वो इनफॉर्मल है। जब भी कोई टीचर फॉर्मल होता होगा तो आप कहते होंगे अरे ये बड़े खड़ूस टाइप के हैं, इनसे क्या बात करूं मैं, ये डर लगता है इनसे बात करने में, इनको देखने में बड़ी गुस्सा आती है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब यही होता है। फॉर्मल होने पे काम तेजी से होता है, इनफॉर्मल में भी काम तेजी से होता है, हैप्पी होता है, बट दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। मैं पहले पढ़ाऊंगा फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पर सिस्टमैटिक मीटिंग हो रही है, नियम कानून बनाए गए हैं, गाइडलाइन बनाई गई है, उस हिसाब से काम करना। लेकिन अब इनफॉर्मल क्या है? मान लीजिए हम 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अब हम एक ही जगह काम कर रहे हैं, हम आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब आपस में काम करके हम कहे चलो आज बाहर मिलते हैं, आज हम कैंटीन में चलते हैं, कॉफी पीते हैं, तो ये अब हमारी इनफॉर्मल
हम इनफॉर्मल बना रहे हैं अपने आप को। हम वहां से एक ही जगह काम कर रहे थे और चले गए बाहर, अब हम वहां इनफॉर्मल हो गए, अब हम एक दूसरे को जान गए, घुल मिल गए। फिर उसका असर क्या होगा, कंपनी में हम आएंगे तो कुछ दिन तक तो फॉर्मल है ठीक है, लेकिन हम इनफॉर्मल बना देंगे अब, क्योंकि कंपनी में हम एक जगह मिले तो फॉर्मल की वजह से, बट बाद में इनफॉर्मल हो गए और कंपनी में बाद में इनफॉर्मलिटी आ जाएगी, कंपनी में सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे। समझ में आया? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो कुल मिलाकर के फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक संस्था, जैसे कि उसके अलावा कुछ नहीं करना, जितना बताया गया उतना ही करना है, ताकि जल्दी से जल्दी कंपनी का जो टास्क है वो अचीव हो सके। आइए देखते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है ताकि जल्दी जल्दी पर्टिकुलर टास्क अचीव कर लिया जाए। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन नहीं है, इन है, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच लेवल इज क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबके पोजीशन, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होती है कि आपको क्या करना है। इससे ज्यादा आपकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसी हिसाब से आपको काम करना। मैनेजमेंट सिर्फ उतना ही मतलब रखता है जितना जरूरी है, यही इसलिए फॉर्मल है वो। ठीक है। फिर एवरी मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क असाइन टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। हर एक मेंबर जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है उतना ही वर्क करने के लिए जितना उसको स्पेसिफाई किया गया, उसको बताया गया है, ताकि वो अपने अथॉरिटीज बाहर जाके काम करना ना करे, ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर जाके काम करे, तभी फॉर्मल माना जाएगा। पता लगा बॉस आए, काम क्यों नहीं हुआ? सर नहीं हो गया सर। और सर आप कैसे हैं? भाभी ठीक है, मार्क भगा देगा वहीं पे। इनफॉर्मल नहीं है वो। फॉर्मल मतलब क्या है, सिस्टमैटिक चीजें होनी चाहिए ताकि आप उतना ही काम करें जितना हो, फालतू बकैती ना करे बैठ के। बकैती मतलब बेटा इलाहाबाद की भाषा में बोलते हैं बकैती, फालतू बात ना करें वहां पे, उतना करें जितना जरूरी है। क्या सर फॉर्मल में कोई बोलता नहीं? बोलते हैं लेकिन काम से बात होती है। ठीक है, वहां मस्ती नहीं होता कि अरे शुक्ला जी के यहाँ गए थे, क्या गजब चाय बनाए थे, उनके यहाँ गए थे, बहुत अच्छा समोसा मिला था, ये सब बात नहीं होती। ये बात होगी तो इनफॉर्मल बन जाएगा, वो भी आएगा। इनफॉर्मल के बारे में जब बताऊंगा तब बताऊंगा, पहले देखो फॉर्मल के बारे में। सिस्टमैटिक, सबको अपना काम करना, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं करना। ठीक है। स्ट्रक्चर इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुड बी फंक्शनल और डिविजनल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो स्ट्रक्चर बनता है वो फंक्शनल बन सकता है या डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, वो तो मैंने पढ़ा दिया आपको। चलिए अब फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है स्पेसिफाइज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एमंग वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ दियर रिलेशनशिप। मतलब इसमें पता होता है कि किसको जो है, किसके साथ, किस एम्प्लॉय को किसको रिपोर्ट करना है, किस सीनियर को रिपोर्ट करना है, फॉर्मल में पता होता है। ठीक है। फिर कह रहा है इट इज मीन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इसको इसीलिए बनाया जाता है ताकि संस्था का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। अगर इनफॉर्मल होगा, हम बोलेंगे काम कर लो, आप कहोगे आज थके हुए हैं हम नहीं कर पाएंगे सर, कल कर लें, तो फिर इससे दिक्कत होगी हमको। फॉर्मल है, हमने ऑर्डर दिया, करना है, नहीं करना तो निकलो यहां से, जाओ, 25 लोग लाइन में खड़े हैं। ठीक है। फिर आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और कंपनी में जितने डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली कंपनी काम कराती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना, जो बोला वही करना है आपको। फिर इट इज डिलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जानबूझ करके ऐसा डिजाइन किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ताकि कंपनी में जो है फंक्शन को स्मूथ तरीके से किया जा सके। फिर इट places more emphasis on work than interpersonal relationship among the employees। मतलब इस पर ज्यादा जोर वर्क पे दिया जाता है, ना कि एम्प्लॉय के साथ रिलेशन बनाने पे। अब समझ में आया, क्लियर हुआ? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क पे फोकस किया जाता है, जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि एम्प्लॉय मस्ती ना करें, काम करें। समझ में आया? इनफॉर्मल में एम्प्लॉय मस्ती करता है, हल्का हल्का काम करता है, मजे ले लेके काम करता है, इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है बट बहुत ज्यादा सही नहीं। मैं बताऊंगा उसका, अभी आगे आएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है।
तो चलिए आइए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर आ गए थे, थोड़ा सा बात हो रही थी, माफी चाहते हैं, आप आगे बढ़ा लीजिए। चलिए अब ये चीज हमने आपको बता दी, अब फीचर्स भी हो गया, मीनिंग भी हो गया फॉर्मल का, फीचर्स भी हो गया। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेज क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का और डिसएडवांटेज क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो जाहिर सी बात है बेटा, जहां पर नियम कानून के साथ काम होगा वहां पर काम तेजी से होगा, वहां पर गोल को टाइमली अचीव कर लिया जाएगा, वहां पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी, रेकलेसली कोई नेग्लिजेंट नहीं होगा। देखते हैं तो यहां पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, सबको अपनी ड्यूटी पता होती है, सब एक साथ मिलकर के कमांड को फॉलो करते हैं और उसके बाद आता है कंपनी के गोल को अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है? डिले इन एक्शन। क्या? डिले इन एक्शन। अब कई लेवल के काम हो रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब यहां पर फॉर्मल तरीके से काम हो रहा है, हर एक एम्प्लॉई अपने बॉस से हैप्पी नहीं है, बॉस को चीजें सही से हो सकता बता ना रहा हो डर के मारे, तो इसलिए कंपनी कल को कोई एक्शन लेना चाहे तो बहुत लेट एक्शन लेती है। हर एक आदमी के बारे में पहले पता करती, उसके वर्क को जानती, तब जाके कंपनी में कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, पता लगा डायरेक्ट डिसीजन ले लिया आपने, हमें ये काम कराना है, और एम्प्लॉय इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपसे नाराज है क्योंकि फॉर्मल तरीके से हम काम करा रहे हैं, उससे पर्सनल टच रखते नहीं आप, उससे कोई व्यक्तिगत संबंध बॉस का और एम्प्लॉय का होता नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को हमने बोल दिया आज काम करना है, ऑर्डर दे दिया, करना है तो करना, चाहे मर के करो चाहे जैसे करो। तो वही कह रहा डिले इन एक्शन, एक्शन लेने में लेट हो सकता है। अगला, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम ये कि एम्प्लॉइयों को इनिशिएटिव्स में प्रॉब्लम आती, जैसे इनफॉर्मल में क्या है, बोला जाता है कि भाई आपको मैनेजमेंट सही करना है तो आप लोग आइए पार्टिसिपेट करिए, जो एम्प्लॉय आएगा अपना समझ के कंपनी में काम करेगा, मैनेजमेंट का साथ देगा, उसको हम इतना बोनस देंगे, इतना एडवांटेज देंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करने लगोगे तो इनफॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, इनिशिएटिव की प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइयों को पहल करने की, इनिशिएटिव की प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉय हैप्पी नहीं होते, इसलिए फॉर्मल से खुश नहीं होते वो। अगला आता है इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट, मानव जो है एम्प्लॉय उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट और बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये हम चौथा पॉइंट यहां बना दें। देखो ये चौथा पॉइंट है, यहां लैक ऑफ पर्सनल टच, यहां पर एम्प्लॉइयों का जो है बच्चों पर्सनल टच नहीं होता, ये बॉस से हैप्पी नहीं होते, बॉस के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, पर्सनल टच की प्रॉब्लम आती है। समझ में आई बात? अगला पांचवा पॉइंट, डिमोटिवेशन। एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है, याद रखिएगा, एम्प्लॉय डिमोटिवेट रहता है, काम से हमेशा प्रेशर में रहता है, हैप्पी नहीं रहता, प्रेशराइज फील करता है, मोरल डाउन हो जाता है। तो फॉर्मल की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्शन लेने में लेट होता है, डिमोटिवेट होता है एम्प्लॉय, इनिशिएटिव की प्रॉब्लम होती है क्योंकि एम्प्लॉय को हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका ही नहीं देते, कुछ अच्छा करने, कुछ इनोवेटिव करने के बारे में उसको सोचने ही नहीं देते, तो इनिशिएटिव की प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी। अगला आता है लैक ऑफ पर्सनल टच, एम्प्लॉय का किसी के साथ टच होने नहीं पाता, और इग्नोरिंग ह्यूमन एलिमेंट, एम्प्लॉय को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ह्यूमन एलिमेंट है, हमें उससे काम कराना है। बॉस को ये लगता है अगर उससे हम बात करेंगे, उसको हम ध्यान देंगे तो काम नहीं करेगा, जिससे कंपनी का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। आगे आता है अगला पॉइंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फॉर्मल कोई चीज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये हम कॉलेज है, ठीक है, ये हमारा कॉलेज है, यहां पर हम 20 लोग मिलकर काम करते हैं। अब ये कंपनी जो हमारा कॉलेज है ये फॉर्मल कॉलेज है, यहां पर आओ, टाइम से पढ़ाओ, टाइम से जाओ, ना क्लास में बैठना है ना बच्चों से फालतू बात करनी है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम जितने लोग काम कर रहे हैं, हमने मीटिंग करी कि चलो बाहर मिलते हैं, तो हम इस कंपनी में फॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, बट इसी की वजह से तो मिले हैं ना, मिले तो हम इसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हैं। और बाहर गए, चाय पी रहे, मस्ती हो रहे, बॉस को गाली दे रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, ये बॉस ऐसा है, वो बॉस ऐसा है, बॉस का इस मैम के साथ चक्कर है, वो है, ये है, तमाम चीजें, हम इनफॉर्मल हो गए। अब हम 4-6 दिन मिलेंगे बेटा, क्रिकेट खेल रहे हैं संडे, या हम लोग मिलकर के चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो अब हम आएंगे तो फिर उसका असर यही पड़ेगा। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इससे मैनेजमेंट को लगेगा कि एम्प्लॉय तो हमारे इनफॉर्मल हो रहे हैं, पहले तो हम फॉर्मल थे, अब हम मिले तो अपने ही वर्क प्लेस पे ना, तो एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे मिलते हैं और बाहर मिलकर के उसको इनफॉर्मल बना देते हैं। यही होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको दूसरी भाषा में समझो, जैसे मैं बच्चों के साथ बहुत फैमिलियर रहता हूँ अपने क्लास में, तो वो हमारा इनफॉर्मल नेचर हो गया उनके साथ, इसलिए बच्चे हमसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हम उनको कोई बात बताते हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं, बोलते हैं तो पढ़ते हैं, इसका असर पड़ता है, लेकिन इसका बुरा असर भी पड़ता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जहां पर फॉर्मल ना हो, कोई चीजें फॉर्मेलिटी के रूप में ना हो, कोई नियम कानून ना हो बहुत ज्यादा, हम लोग मिल करके अपने हिसाब से, अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है।
नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन, यहां पर सोशल रिलेशन ज्यादा बन जाता है जबकि फॉर्मल में नहीं बनता, विच एमर्ज ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रूल्स एंड रिलेशनशिप एमंग पीपल। मतलब फॉर्मल रोल की वजह से हमारा लोगों के साथ एक सोशल रिलेशन बन जाता है। समझ में आई बात? मिले तो हम फॉर्मल की वजह से, लेकिन हो तो गए इनफॉर्मल, बाहर जाके सब मिल रहा है, मस्ती हो रही, चाय पिया जा रहा है, ठीक है। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन emerges from within the formal organization when people interact beyond their officially defined role। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो आएगा बनेगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बन रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो कंपनी में लोग काम करते हैं वो ऑफिशियल ऑफिस ड्यूटी के बाद बाहर जाके एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्री प्लान, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्लान नहीं होता, हम मिल गए आपस में बाहर बात कर रहे हैं अंदर, अब हम भी आप बॉस के सताए, हम भी बॉस के सताए, हम भी बॉस को गाली दे रहे हैं, हम भी बॉस को गाली दे रहे हैं, तो हम इनफॉर्मल हो गए, कल को हमारा रिश्ता हो गया, घूम टहल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इट अराइज ऑटोमेटिकली ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल विद ईच अदर। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्री प्लान नहीं होता, ये जो है फ्रीक्वेंटली जो है लोगों से कांटेक्ट होता है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यहां पर फॉर्मल तरीके से कुछ नहीं होता, लोग मतलब मिलते तो फॉर्मल की वजह से हैं, लेकिन बाहर जाके अपने तरीके से हो जाते हैं। एक प्रकार से प्री प्लान नहीं होता कि ये इनफॉर्मल संस्था कब बन जाएगी। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आईओ का मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो प्रिस्क्राइब रूल और पॉलिसीज एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं होता और यहाँ पे फिक्स भी नहीं होता कि कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होगा। जैसे अभी तक फॉर्मल में क्या था, टॉप लेवल जो बता रहा है वो लोअर लेवल तक जा रहा है। यहाँ इनफॉर्मल में हमने आपसे क्या बताया, अगले ने आपको कब बता दिया, अगले ने आपको कब बता दिया, बात कब फैल जाती, किसके बारे में क्या रूमर फैल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक तरीका होता है सिंगल स्टैंड, कि बॉस ने आपको बताया, आपने अगले बताया अगले को, ठीक है, उतना बताया जितना बॉस ने बताया। यहाँ पर हमने कह दिया भाई राजू की शादी है भाई, राजू भाई की। अब राजू भाई की शादी के बारे में कब मार्केट में बात फैल गई, कब अपने लोगों में बात फैल गई, पता भी नहीं चला किसने किसको बता दिया। ये इनफॉर्मल, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है कि कम्युनिकेशन कैसे फैलेगा, लेकिन ऊपर से कम्युनिकेशन आ रहा है तो वो होता है फॉर्मल। और हमने कब किसको क्या बता दिया, किसको कैसे बात पता चल गई, ये इनफॉर्मल। जैसे गाँव में किसी घर में कोई बच्चा होता है तो बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, लोग एक दूसरे को कब बता देते पता भी नहीं चलता। लेकिन शहर में जैसे अभी यही चीज बेटा आपको बताएं, कोई और चीज ले लो, ऑफिस में ले लो, कोई काम करना है तो बॉस जितना बताएगा उतना करना, ये फॉर्मल। लेकिन ऑफिस में आप अभी कोई काम कर रहे हो और हमारा आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध है, हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, तो कोई भी झूठ बोलेंगे तो इतनी तेजी से फैलेगी कि कम्युनिकेशन का यहाँ पर एरिया तय नहीं कि कम्युनिकेशन बात कैसे फैली। ये सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी चेन भी हो सकता है, ये क्लस्टर चेन भी हो सकता है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बेटा आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर तय नहीं होता कि बात फैलेगी कैसे। इनफॉर्मल में कोई रोल प्री प्लान नहीं होता, फॉर्मल में पता होता कि कौन क्या बताएगा, कितना बताएगा, किसको बताएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं, इसको समझ लेते हैं। क्या फीचर्स हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? तो आप लोग पढ़िए, थोड़ा पानी पी लें। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताएं क्या हैं देखते हैं। क्या रहा है, An informal organization originate from within the formal organization। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो जन्म होता है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बनती है, क्योंकि जो लोग हैं वो उसी जगह काम करते हैं और वो बाहर मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। मान लो ये कॉलेज है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम बॉस के फॉर्मेलिटी से, बॉस के नियम कानून से दबे हैं, हम अंदर अंदर किलस रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो हम सब मिल करके बाहर खूब मस्ती कर रहे हैं। तो बेटा इसी की वजह से हम बाहर मिले। अगर यही इनफॉर्मल चीजें होती तो हमें बाहर मिलने की बहुत जरूरत ही ना पड़ती। तो फॉर्मल की वजह से हम इनफॉर्मल हुए। समझ में आई बात? फिर द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स एंड नॉट फ्रॉम ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेटा यहाँ पर लोग एक दूसरे को अपने बिहेवियर से मिलते हैं, इनफॉर्मल बनते हैं, ना कि कंपनी कोई नियम कानून बनाती है जाओ इनफॉर्मल हो जाओ। कंपनी तो फॉर्मल बनाती है, लोग लेकिन अपने व्यवहार, अपने बातचीत से, अपने रिलेशन से एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल बन जाते हैं बाहर जाके,
फिर नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर भी फॉर्मल की तरह कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं कि इंफॉर्मेशन ऐसे जाएगा टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, ऐसा कुछ नहीं, जो मर्जी जिसको बता दो। इट इमर्जेज स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, ये अचानक से बनता है, ये जानबूझ करके मैनेजमेंट द्वारा इनफॉर्मल नहीं बनाया जाता, कोई मैनेजमेंट नहीं चाहता कि हमारी संस्था इनफॉर्मल हो, ठीक है। फिर इट हैज नॉट डिफिनिट, यहां थोड़ा लाइट आ रही, इट हैज नॉट डिफिनिट स्ट्रक्चर एज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप एमंग मेंबर, यहां पर कोई इसी प्रकार का डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें मेंबर अपने साथ सोशली कनेक्ट हो जाते हैं, अपना अपना एक रूप बना लेते हैं, दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर खुद बना लेते हैं, यहाँ पर बॉस या मैनेजमेंट या कंपनी कुछ नहीं बनाती है। तो अब इसको समझाना होगा, तो आप कैसे समझेंगे सर? जहां पर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियम कानून होते हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो बनाया जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे जाएगा, कौन सी बात कौन कहेगा, किसको रिपोर्ट करना, ये फॉर्मल है। जहां पर सर फॉर्मल की वजह से लोग एक दूसरे से बाहर मिलते हैं, एक दूसरे से दिल जुड़ता है, लोग बाहर मिलते हैं। अब जैसे मेरा अच्छा संबंध काम करने वाले, मान लो केमिस्ट्री वाले टीचर से हो गया, तो हम बाहर मिले, चलो आज शाम को मिलते हैं, तो मिल गए बाहर, अब हम बॉस को गाली दिए पड़े हैं अपने मैनेजर को, मान लो, तो बेटा ये इनफॉर्मल बन गया। अब क्या बन जाएगा? इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में कोई नियम कानून नहीं होता, कोई मैनेजमेंट नहीं बनाती, जानबूझ करके ये नहीं बनाया जाता है। हर व्यक्ति फॉर्मल चाहता है, हर कंपनी फॉर्मल चाहती है, बट लोग इनफॉर्मल बना ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनफॉर्मल के एडवांटेज क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन, कोई बात इनफॉर्मल होगी बेटा तो तेजी से फैलेगी, लोगों को एक दूसरे को 2 मिनट पता चल जाएगा। समझ में आया? अब जैसे आपके दोस्ती में देख लो, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई दोस्त है, मान लो कहीं किसी के साथ गया था वैलेंटाइन डे पे घूमने, तो आप बता, ये बात एक को पता चली, सबको पता चल जाएगी, ठीक है। ये बात एक को पता चली, सबको पता चल जाएगी। लेकिन फॉर्मल कोई चीज है, ठीक है, मान लो कॉलेज की कोई चीज है, अब टीचर ने अपने मतलब हेड प्रिंसिपल ने अपने टीचर को बताया, तो वो सबको नहीं बताता है, ठीक है। तो यही है, कोई भी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है। फिर फुलफिल सोशल नीड, इसमें लोग हैप्पी होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों का मोटिवेशन अच्छा होता है, इसमें लोगों के काम करने को लेकर के बहुत अच्छा मतलब मनोबल होता है, लोग जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों का अच्छा होता है। तो यहाँ पर सबकी अपनी नीड फुलफिल हो जाती है। हर व्यक्ति इनफॉर्मल होना चाहता है, फॉर्मल नहीं होना चाहता। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? रूमर्स बहुत फैलता है। अब जैसे आपके दोस्त को आपने वैलेंटाइन डे पे देख लिया, अब आप उसमें जोड़े पड़े हुए हैं, अबे यहाँ देखे थे, वहां देखे थे, दोस्त हमारा यहाँ घूम रहा था, ठीक है, ये वाले सर को हम यहाँ देख लिए थे, तो देखा आपने, भले ठीक है, लेकिन आप उसमें 70% रूमर फैला देते हैं। ये नॉर्मल बात है। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, इनफॉर्मल में कोई सिस्टम नहीं होता कि आपको काम कैसे करना, जो जैसे पारा वैसे काम कर रहा है, ठीक है। कोई बॉस को ही जाके बता रहा है कि सर ये काम ऐसे करना है, मैं बता रहा हूं आपको। फिर आता है मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, इनफॉर्मल रिजल्ट नेगेटिव भी ला सकता है, याद रखिएगा। फॉर्मल में वर्क सिस्टमैटिक होता है, इसलिए नेगेटिविटी की चांस कम होती है, बट यहां पर नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। अगला आता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल को अच्छे से पढ़ लो, डिफरेंस निकल जाएगा। क्या डिफरेंस निकलेगा? बेसिस ऑफ डिफरेंस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं क्या है मीनिंग। इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच बियरिंग अ डिफाइंड, मतलब कुल मिलाकर के यहां पर फॉर्मल में जॉब बढ़िया से डिजाइन होती, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अकाउंटेबिलिटी, सबकी अथॉरिटी सबको पता होती है। लेकिन यहां पर लोग पर्सनली कनेक्ट होते हैं, लोग सोशल रिलेशन बनाते हैं। यहां पर लोग स्पॉन्टेनियसली, अचानक से, तत्काल रूप से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ना कि कोई कंपनी इसको बनाती है, ना कोई यहां पर नियम कानून होता है। दूसरा इट ओरिजिनेट एज द रिजल्ट ऑफ द कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के नियम कानूनों से बनता है, जबकि ये जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर ही, भले फॉर्मल है, काम कर रहे हैं, वहां एक दूसरे से कनेक्ट होकर के इनफॉर्मल बनाते हैं। फिर अथॉरिटी, इट अराइजेस बाय पोजीशन इन द मैनेजमेंट। इसमें लोगों को अपनी अपनी अथॉरिटी पता होती मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? इट अराइज आउट ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। यहां पर हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है। इनफॉर्मल में हर व्यक्ति अपने अंदर जैसा टैलेंट रखेगा वैसे अथॉरिटी मिलती है, लेकिन यहां पर मैनेजमेंट बताता किसके पास क्या अथॉरिटी होगी। ये बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड पॉलिसीज। यहां पर सबका व्यवहार, जो बिहेवियर है कंपनी का, एम्प्लॉय का, वो रूल्स एंड रेगुलेशन द्वारा चलता है। यहां पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, कोई सेट पैटर्न नहीं होता। फिर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पर कम्युनिकेशन जो है स्केलर चेन से फ्लो होता है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल। यहां पर कोई किसी प्रकार कोई डायरेक्शन नहीं, जो जिसको बता दे, जो जैसे मर्जी वही बता दे।
पता लगा लोअर लेवल के एम्प्लॉय बॉस को जाके बता रहा है, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होगा। अगला नेचर, ये बेटा रिजिड नेचर का होता है, ये कठोर होता है क्योंकि मैनेजमेंट बनाता है, इसको फॉलो करना। ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, इसमें मस्ती मजाक हंसी मजाक बहुत चलता है। फिर लीडरशिप, मैनेजर्स आर लीडर, इसमें मैनेजर ही लीडर होता है और यहाँ पर लीडर ग्रुप द्वारा चुना जाता है। हम इनफॉर्मल है, हमको पता है कि हमारा भाई, मतलब मान लो हम 10 दोस्त हैं, अब 10 दोस्त हैं, हमने आपस में चुन लिया यही हमारा लीडर होगा, किसके अंदर छात्र नेता स्टूडेंट लीडर वाली क्वालिटी है, मान लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं। और अब कंपनी में है तो कंपनी में जो मैनेजमेंट जिसको चुनेगा, जिसको मैनेजर बनाएगा, सुपरवाइजर बनाएगा, उसी को माना जाएगा। यहाँ पर अपने मैनेजर को इनफॉर्मल में हम मैनेजर अपने हिसाब से चुनते हैं, हम कंपनी के ऊपर नहीं छोड़ते क्योंकि हम उससे इंटरेक्ट हैं, हम जानते हैं उसको, और वहां पर बॉस अपने हिसाब से रखेगा जो हमें कंट्रोल कर सके, तो हम कंट्रोल पसंद नहीं करते ना, ये दिक्कत है हम लोगों के साथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगला टॉपिक आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब क्वेश्चन आता है सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती क्या है? बच्चों कई बार क्या होता है कि कंपनी में जो सीनियर्स होते हैं, जिनको हम सुपीरियर कहते हैं, उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने कुछ पावर को अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूं और मुझे लगता है कि मैं कंपनी के और भी काम मैं कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं कंपनी के वर्कलोड को लेकर चल रहा हूं, तो मैंने अपने वर्क को, अपनी अथॉरिटी को, पावर को मैंने किसी को दिया जो अपने हमारे नीचे काम करता है, जो उस लायक है, मुझे लगता है कि वो उसको निभा सकता है, कैरी कर सकता है। मैंने कहा भाई तुम ऐसा है, कल से ये काम तुम्हारा है और मेरे ना रहने पर या रहने पर तुम देखो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो अपने पावर को अपने सबऑर्डिनेट को देना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता। ये अपने वर्कलोड वगैरह को कम करने के लिए मैनेजमेंट में लोग करते हैं, सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं ताकि जो है कंपनी का काम अच्छे से हो सके। जब वर्कलोड कम होगा तो मैनेजर किसी और सेक्टर में कुछ अच्छा सोच पाएगा, कंपनी को लेकर एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा। तो वर्कलोड वगैरह को कम करने के लिए, कंपनी को सही से चलाने के लिए अपने पावर को अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया जाता, सौंप दिया जाता। डेलीगेशन मतलब सौंप देना, सबको नहीं, अपने ही खास जो एक आध दो सबऑर्डिनेट है उनको दिया जाता है। चलिए, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। मैंने कहा डेलीगेशन जो है अथॉरिटी का, इसका मतलब होता है अपनी अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट को, जो हमारे नीचे काम कर रहा है हमारा कर्मचारी, उसको दे देना एक लिमिट में रह के काम करने के लिए। बहुत मैं पावर नहीं देता हूं, नहीं तो वही मैनेजर बन जाएगा। एक लिमिट भर का देता हूं ताकि उतने में वो काम करे, मेरे पावर को थोड़ा सा मैं उसको दे देता हूं, भाई तुम काम करो। समझ में आया? दूसरा आता है ये डेफिनेशन है जो थियो हैमन ने दिया था। फिर डेलीगेशन रेफर्स टू द, थोड़ा इसको हम जूम कर रहे हैं बेटा, देखते हैं जूम करके। हाँ देखिए, डेलीगेशन रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन में सुपीरियर क्या करता है, अपने अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता, थोड़ा पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे देता वर्कलोड कम करने के लिए। इट इज द इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ हर परफॉर्मेंस। कुल मिला करके ये जो हमने अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, परफॉर्मेंस दिया है, बाद में सबऑर्डिनेट को हम पावर दे देते ताकि वो हमें अपना काम करके अच्छे से बता सके कि सर हमने ये काम कर लिया। होता क्या बेटा, हम सबऑर्डिनेट को पावर तो दे देते हैं, सॉरी सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे देते हैं, बट वो हम उसको पावर नहीं देते, तो बाद में वो काम करने में उतना खुल के नहीं कर पाता। जब हम थोड़ा पावर दे देंगे, डेलीगेशन कर देंगे, तो वो हमें अपनी जवाबदेही, काम के अकाउंटेबिलिटी अच्छे से दे पाएगा कि सर हमने ये काम किया अच्छे से। इट हेल्प अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन विदाउट इट हिज एक्टिविटीज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब क्या है, इसमें मैनेजर को हेल्प किया जाता है कि मैनेजर अपने ऑपरेशन के एरिया को और बढ़ाए, क्योंकि जब वर्कलोड मैनेजर का कम हो गया तो मैनेजर अपने एरिया को और बढ़ा सकता है, दूसरे काम में और भी दिमाग लगा सकता है। वरना अभी तक वो प्रेशर में था क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसी के पास थी, तो अब उसने अपने पावर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबऑर्डिनेट को और दे दिया, तो इससे उसके पास वो फ्री हो गया और दूसरे एरिया में वो अपने काम के एरिया में दिमाग लगा सकता। फिर आ रहा है, इससे क्या होता है, इट इनेबल अ मैनेजर टू फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी एरियाज एंड सेटिस्फाई द सबऑर्डिनेट बाय फुलफिलिंग द नीड फॉर रिकॉग्निशन। पावर देने से जो कंपनी के सबऑर्डिनेट है मैनेजर के, उनकी भी एक पहचान बनती है और उनकी भी सारी नीड फुलफिल हो जाती है।
मान लो मैं कंपनी में ड्यूटी कर रहा हूं, मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, तो मैं 8 घंटे काम करूंगा, चलाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा पावर मिल गई तो मेरी भी एक पहचान बनेगी, इमेज बनेगी, और मेरे भी सारे नीड फुलफिल होंगी, लोग मुझे जानेंगे, सम्मान देंगे। तो पावर देने से कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की भी नीड फुलफिल होती है। ठीक है, आइए आगे देखें, इसको हम थोड़ा सा वो कर लें, जूम आउट कर लें। चलिए अब आता अगला टॉपिक। ठीक है, अब देखिए, पहले तो देखिए एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट हैं, हम डेलीगेशन टॉपिक चालू किए तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के क्या एलिमेंट है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। आइए देखते हैं कि डेलीगेशन के क्या एलिमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। भाई आप किसी को पावर अगर दे रहे हो सीनियर होकर अपने जूनियर को, सबॉर्डिनेट को, तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, उसको कुछ पावर भी दोगे, और वो आपको बाद में अकाउंटेबल भी है बताने के लिए कि उसने क्या किया, उसकी जवाबदेही बनती है, वो आपको जवाब दे, आपका सबॉर्डिनेट। ठीक है, तीनों पॉइंट हम पढ़ते हैं। अब आता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। हम जो काम अपने इंडिविजुअल को देते हैं, साथ ही साथ मतलब उसको बताते तुम्हारी ये ड्यूटी है, यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अपने जूनियर को जो काम हम देते हैं, ड्यूटी देते हैं, वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट। हर सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी होती है, एक उत्तरदायित्व होता है, उसको अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकॉज अ सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो कुल मिलाकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्लो अपवर्ड बिकॉज अ सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जो है बच्चों क्या होती है, अपने सबऑर्डिनेट को दी जाती है ताकि वो जो है अपने सुपीरियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बना रहे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं और ताकि वो जो है काम को अच्छे से करे, ड्यूटी को निभाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है अपने जूनियर, अपने सबऑर्डिनेट को वर्क को असाइन करना, सौंपना, ड्यूटी को देना, ताकि वो काम को करें और हमें जवाब दें। फिर अगला आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन। कई बार क्या होता है कि हम कंपनी में होते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं बिकॉज हम मैनेजर हैं, लेकिन हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं हमारे ना रहने पे डिसीजन नहीं ले पाते, तो हम कुछ पावर उनको दे के जाते हैं, भाई मेरे रहने या ना रहने पे थोड़ा पावर तुम भी रखो कि तुम डिसीजन ले सको। तो कुछ जिम्मेदारियों के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम उनको पावर भी दे देते हैं, वो खुल के काम करते हैं, तो इससे मेरा वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक है, मेरा मतलब हमारा। तो अथॉरिटी मीन्स द पावर टू मेक डिसीजन। To carry on the responsibilities, every employee need to have some authority. भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हर इंप्लॉय को कुछ अथॉरिटी मिलनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने गैरेज खोल रखा है, टायर बनाते हैं हमारे वहां पर गाड़ी बनाई जाती, कार। मैं जब हूं तो मेरा जो गैरेज का मिस्त्री है वो जाता है चाबी लेकर के मुझसे टायर निकाल के लाता है, ट्यूब निकाल के लाता है, और भी चीजें निकाल के लाता है, लगाता। मेरे ना रहने पे वो बंद है, वो बेचारा बैठा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि वो काम करे, बट मैंने पावर तो दिया नहीं उसको। तो मैं जब उसे पावर दे दूंगा तो मेरे रहने ना रहने पर वो गैरेज को खोल करके गाड़ी सर्विस कर लेगा और मुझे बताएगा कि सर आज इतना काम हुआ है। तो कुल मिलाकर के यही कह रहा है कि अथॉरिटी हर इंप्लॉय को देनी चाहिए जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर सके, खुल के कर सके, नहीं दबाव में रहेगा ना। तो अथॉरिटी के फीचर्स क्या हैं? अथॉरिटी रेफर टू द राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन। क्या मतलब है कि अथॉरिटी जो है, आप मैनेजर हैं, आपके पास राइट होता है डिसीजन लेने का क्योंकि आपके पास पावर है। फिर अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी आप अगर अपने सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है तो उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता होता है, या फिर नहीं भी देता है तो अथॉरिटी ये तय करता है कि उसका सुपीरियर या सबऑर्डिनेट के साथ क्या रिश्ता है। फिर अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी हमेशा अगर दिया जाता है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है, टॉप लेवल को नहीं देगा कि मेरी जिम्मेदारी, मेरा पावर आप ले लीजिए, नहीं, हमेशा सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देगा, सबऑर्डिनेट अपने वाले को दे सकता, ऊपर नहीं दे सकता। फिर द अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को इतनी देनी चाहिए कि जितनी उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे, पावर दे दोगे, तो फिर मनमानी काम करेगा और फिर अपने आप को वहां पर तानाशाह समझने लगेगा, फिर मैनेजर को ही रास्ता बताने लगेगा कि भाई ऐसे काम कर, तू ऐसे काम कर। अकाउंटेबिलिटी क्या होती? तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता बच्चा जवाबदेही। मतलब मैं आपके अंदर में काम कर रहा हूं तो मैं आपको जवाब दूं कि मैंने काम कैसे किया, जो मुझे ड्यूटी मिली थी मैंने कितना ड्यूटी को पूरा किया, कितना नहीं किया, किस वजह से ड्यूटी मैंने कंप्लीट नहीं की। तो मेरी अपने सीनियर के प्रति जो जवाबदेही होती है उसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क।
मुझे जो जॉब असाइन किया गया है उसको लेकर के जो मुझे आंसर देना है वही अकाउंटेबिलिटी होती है। Once responsibility for the performance of an assigned task is accepted, one cannot deny accountability. एक बार मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे अकाउंटेबिलिटी आपको आपके प्रति मेरी हो जाएगी, मुझे आंसर देना पड़ेगा जब आप कुछ पूछोगे, मैं डिनाई नहीं कर सकता। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी फ्लो अपवर्ड, मतलब अकाउंटेबिलिटी जो है बेटा अपवर्ड जाती, मतलब इसका ऐसे समझो, आप अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड की तरफ जाती है। कैसे, इसको समझिए। देखिए ये मेरे सीनियर हैं और इन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मैं इनका जूनियर हूं, मैं सबॉर्डिनेट हूं, तो मैं जो काम करूंगा मैं इनको बताऊंगा, ना कि इन्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी बेटा हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है, जो आंसर होगा मैं इनको दूंगा ना, ये मुझसे पूछेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करेगी। फिर आता है इसके बाद अकाउंटेबिलिटी में ये बताना पड़ता कि मैंने जो वर्क मुझे मिला था मैंने उसको सेटिस्फैक्टरी लेवल पे परफॉर्म किया कि नहीं किया। कौन बताता, सबॉर्डिनेट, किसको, अपने सीनियर को। अकाउंटेबिलिटी रेफर टू द आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट मतलब जो हमने आउटपुट किया है, जितना हमने कंपनी में काम किया है वर्क को लेके, उसको लेके मेरी जवाबदेही बनेगी कि मैंने इतना काम किया तो इतना क्यों किया, कैसे किया, आगे अभी क्या करना है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड, इट फ्लो अपवर्ड, मतलब अकाउंटेबिलिटी में किसी और को नहीं दे सकता, काम मैं करूं, जिम्मेदारी मेरी है, जवाब मुझे देना, तो मैंने कहा भाई तू दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगला अकाउंटेबिलिटी, हाँ ठीक है। तो कुल मिला करके अकाउंटेबिलिटी बेटा जो सबॉर्डिनेट होता है उसका अपने सीनियर के प्रति होता है, ना कि सीनियर अकाउंटेबल होता है अपने जूनियर के लिए, ठीक है। तो इसलिए अपवर्ड जाता है, ये डाउनवर्ड नहीं आता। अब आता है थोड़ा सा, मैंने इसका मैं बना पीपीटी में इसे बना नहीं पा रहा था, मेरे पास ये पता नहीं चल रहा था कैटेगरी कैसे डिवाइड करें, मैंने इसको इंटरनेट से ले लिया। इंटरनेट मतलब बोले तो आपके एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको मैंने ऐड कर दिया। बेटा समझना आपको, ये नहीं देखना पीपीटी इसकी क्यों नहीं बन पाई, मैं इतना पीपीटी बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैंने जैसे बनाया ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो कह रहा बेसिस किसके किसके बीच में डिफरेंस लेंगे, अथॉरिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अकाउंटेबिलिटी के बीच में। देखिए पहले मीनिंग क्या कह रहा है, राइट टू कमांड, अथॉरिटी जिसके पास होती है उसके पास किसी को कमांड करने का अधिकार होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको काम दिया जाता है, आपके पास ड्यूटी होती है, उसे पूरा करना होता है, जबकि अकाउंटेबिलिटी में काम करने के बाद आपको सीनियर को बताना पड़ता है। फिर डेलीगेशन, अथॉरिटी अगर मैंने आपको दिया है अपने सबॉर्डिनेट को तो आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, इसमें कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो मैंने दिया भाई तुझे आज ये काम करना है, तो आप मेरे सबॉर्डिनेट हो, तो आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दोगे, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी किसी को दे सकते हो, बट आप पूरा नहीं दे सकते हो। यहां पर कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी, काम मुझे मिला था, मैं जूनियर था, मेरे सीनियर ने जो काम दिया था उसके प्रति अकाउंटेबल मुझे होना होगा, ना कि कोई दूसरा होगा। क्या रहा है, ओरिजिन, अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी बेटा फॉर्मल तरीके से होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है, मैं इनको ये आज से ये पावर दे रहा हूं, मैं यहाँ का इनको इतना राइट दे रहा हूं कि ये काम करें, ठीक है। ये होता है अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। देखो जितना मुझे अथॉरिटी मिली हुई है उतना ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अथॉरिटी के हिसाब से ही आएगी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अथॉरिटी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ना अथॉरिटी कम, ठीक है। तो ये अथॉरिटी के वजह से आती है, जबकि अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली अथॉरिटी की वजह से, अब काम करने के बाद मुझे सीनियर को बताना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से मुझे अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ी, जवाब देना। फिर फ्लो, ये बेटा डाउनवर्ड होता, मतलब डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी हमेशा सीनियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, मतलब हम जवाब जो हमारी ड्यूटी है वो हमारे सीनियर के लिए है, मुझे सीनियर ने काम दिया है ना, तो सीनियर के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और अकाउंटेबिलिटी भी अपने सीनियर के लिए ही होती है, मुझे अपने सीनियर को जवाब देना भाई मुझे, मैंने अपने जो काम दिया मैंने कर लिया, या ये काम किया, ये वो काम किया, ठीक है। तो ये होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस। आइए देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है, तो थोड़ा सा एक मिनट। अब प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन के कुछ सिद्धांत हैं। पावर अगर आप किसी को डेलीगेट करो, डेलीगेट का मतलब जैसे आप मेरे सीनियर सबऑर्डिनेट हो, मैं वर्कलोड कम करने के लिए आपको कुछ पावर दे रहा हूं, डेलीगेशन कर रहा हूं, तो डेलीगेशन
कि कुछ प्रिंसिपल हमें फॉलो करने होंगे। क्या है? फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कमेंसुरेट विद द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी, मतलब कंपनी में जो भी सीनियर है, मान लो ये सीनियर है और ये अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे रहा है, तो ये इतनी ही पावर देगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो मैच करे। ये ना हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई और पावर ज्यादा मिल गया, तो ये सबऑर्डिनेट बेटा काम नहीं करेगा। वही कह रहा है कि कुछ नियम फॉलो करो कि पावर डेलीगेट करते टाइम इतना पावर दो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो मैच कर सके। अगला, द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक। हमने अगर इसको अथॉरिटी दिया, पावर दिया, तो मैं इससे वापस ले सकता हूं और किसी दूसरे को भी दे सकता हूं जो उसके लायक होगा, अगर मुझे लगेगा कि ये सही काम नहीं कर पा रहा। और डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। मतलब अगर मैंने पावर दे दिया इसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पावर त्याग दिया, मैं पावर ले सकता हूं इससे। इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर के पास अब पावर नहीं है, पावर तो हट गया। नहीं नहीं, पावर देने का मतलब ये नहीं कि इसके पास अब कोई पावर नहीं है, पावर है। कल को ये पावर, कल को ये अपना पूरा अथॉरिटी लेकर के किसी और को दे सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि पावर जो है सीनियर ने हमेशा के लिए त्याग दिया। नहीं नहीं, पावर दिया है, त्यागा नहीं है। ठीक है, आगे आता है, एक मिनट, हाँ आगे आता है थोड़ा सा। ये क्या नाटक है भाई, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। थोड़ा सा इसको हम सही कर लें, फिर से इसको चालू कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सा इसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये एक मिनट से लाइन पर रहे आप लोग, देखते रहें, 2 मिनट लगेगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, वो गलती से मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अब डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब अगर मैं अपने सबऑर्डिनेट को पावर डेलीगेट करता हूं तो उसके क्या लाभ मिलेंगे? पहला, तो अच्छा मैनेजमेंट कर पाऊंगा, मेरे ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा। दूसरा, मेरे सबऑर्डिनेट का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो एक मैनेजर की तरह काम करने के बारे में सोचेगा। अभी जब वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, उसको पावर मिलने के बाद वो भी एक मैनेजर की सोच रखने लगेगा और उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है बेटा, हम समझा दे रहे, क्लियर हो जाएगा। तीसरा, हमारा सबऑर्डिनेट मोटिवेट रहेगा, उसको लगेगा कंपनी में हमारी कोई वैल्यू, इस वजह से सर ने हमको पावर दिया, सबको नहीं दिया। चौथा, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब मेरे ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा, सबऑर्डिनेट को मेरा पावर मिल गया है, अब वो मेरे काम को भी थोड़ा बहुत देखेगा, जिससे संस्था का विकास होगा, क्योंकि मैं दूसरे और भी काम देख सकता हूं। तीसरा, बेटर कोऑर्डिनेशन, मेरा और मेरे सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा तालमेल हो जाएगा और मिल के काम करेंगे। चौथा, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इसको थोड़ा हम बड़ा कर ले, देखिए कहने का मतलब क्या है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मतलब अगर हम अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे देते हैं बेटा, अगर हम अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे और उसके बीच में एक अच्छा तालमेल तो रहेगा ही, और इसके साथ साथ कंपनी का टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है, इनके बीच में एक अच्छा रिश्ता बनेगा। ठीक है, तो पावर देने का मतलब है ये फायदा मिलेगा कि मैनेजमेंट अच्छा होगा, एम्प्लॉय डेवलप होगा, मोटिवेशन होगी एम्प्लॉय के अंदर, संस्था का विकास होगा और कोऑर्डिनेशन हमारे एम्प्लॉय के बीच में अच्छा होगा। और साथ ही साथ हमारे कंपनी के जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो बेटा, सब अच्छे से काम करेंगे। तो ये होता है पावर डेलीगेट करने का फायदा। आइए देखते हैं अगला। अब आता है सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हमने अभी किसी को पावर नहीं दिया है, कंपनी में टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, कुछ डिसीजन लेने का इनके पास पावर होता है। अब ये इन्होंने किसी को पावर नहीं दिया, पावर इन्हीं के पास है, मतलब टॉप लेवल के पास जब पावर होती है, अभी किसी को दी नहीं गई होती, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर एक जगह पे है, किसी को बांटी नहीं गई है। तो पावर जब सबको दे दी जाती है उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पावर जब अपने सबऑर्डिनेट को दी जाती है सिर्फ, उसे डेलीगेशन कहते हैं। और पावर मान लो हमने डिपार्टमेंट बना के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को दे दिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट को दे दिया और सेल्स मैनेजमेंट को दे दिया, तो ये होता है, इसे कहते हैं बेटा क्या, इसे कहते हैं कि एक मिनट, डिसेंट्रलाइजेशन। और जब पावर मैं सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को दे देता हूं तो इसे कहते हैं डेलीगेशन। तो याद रखिए, क्या याद रखेंगे, जैसे कंपनी में ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ एमडी हैं, यहाँ सीईओ हैं, और ये पावर किसी को दिया नहीं गया है, पावर अभी नहीं पास है, तो ये सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। इन्होंने हर डिपार्टमेंट को पावर थोड़ा थोड़ा दे दिया मैनेजर को, ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा।
इन्होंने सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को, किसी अपने नीचे कर्मचारी को, जूनियर को पावर दे दी, इसे डेलीगेशन कहते हैं, याद रखिएगा। इतना आपको पता चल ही गया होगा। तो आइए देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। टॉपिक फालतू है, खत्म करते हैं। सेंट्रलाइजेशन इट रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन अ फ्यू हैंड। मतलब यहां पर पावर जो है कुछ लोगों के पास होता है, टॉप लेवल पास पावर किसी को दिया नहीं होता, इसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब पावर एक जगह सेंटर में है। फिर एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तभी सेंट्रलाइज माना जाता है, तभी सेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा जब सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर होगा डिसीजन लेने का, सबके पास पावर नहीं होगा। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, decentralization can be defined as an even and systematic distribution of authority at every level of management। मतलब जब ये बेटा पावर टॉप लेवल के लोग अपने मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबको देने लगे तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर फैलने लगा है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज हो गया। फिर those organization in which decision making authorities lie with the top management are termed as centralization। मतलब जहां पर सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास पावर होता है उसे सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जहां पर पावर अथॉरिटी का शेयर कर दिया जाता है उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब जहां पर पावर सिर्फ टॉप के हाथ में होती है और किसी के पास नहीं, उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन होता है। और जब पावर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबको बांट देते हैं उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद ठीक है, 2 मिनट की क्लास और बच गई है बस, उसके बाद एक स्लाइड और है, खत्म करते हैं। आप लोग भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। चलिए अब डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या होंगे। देखो अभी तक हम पढ़ा रहे थे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, अब डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या है इसको पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस है इसका मतलब ये है डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट। पावर बढ़ने के बाद हमारी कंपनी के जो सबऑर्डिनेट हैं वो डेवलप होते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन होता है, वो कंपनी में मिलकर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, कंपनी को अपना समझते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, फालतू टॉपिक है, इसको कुछ बहुत जरूरी है, बस आप इस पे ध्यान दीजिए। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। आज हमने पावर सबको दे दिया है, पावर देने से लोग अपने में फ्री होकर काम करते हैं, तो पता चलता है कि कल को कंपनी में और भी कौन ऐसा व्यक्ति जो मैनेजमेंट में आने लायक है। जब पावर बढ़ जाएगा तो लोग मेहनत से काम करेंगे, अपना समझ के काम करेंगे, जिससे फ्यूचर के लिए मैनेजर भी मिलना आसान हो जाएगा। मान लो हमने पावर दे दिया टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने पावर दिया मिडिल लेवल के लोगों को, अब मिडिल लेवल में पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो कल को टॉप लेवल में आने के लायक है। तो पावर बांटने पे ही वो खुल के काम कर पाया, ओपन होके काम कर पाया, फ्री होके काम कर पाया, जिससे कल को टॉप लेवल में कौन व्यक्ति और आ सकता है ये पता चल जाएगा। फिर क्विक डिसीजन मेकिंग। पावर बांटने से बेटा वर्कलोड कम हो जाता है, जिससे टॉप लेवल दूसरे भी निर्णय आसानी से ले सकता है, प्रेशर नहीं होता कोई। कंपनी में ग्रोथ होता है, कंपनी में अच्छा कंट्रोल होता है पावर बांटने से, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा पावर सबको दिया, जबकि मेन पावर हम ही लोगों के पास है, तो हम कंट्रोल तो कंपनी में फिर भी अच्छा करेंगे। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बेटा आराम होता है, रिलीफ होता है, वर्कलोड नहीं रहता है, क्योंकि पावर दे दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर पूरा काम भारत का अकेले करे तो कर पाएगी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बना, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट बने, डिस्ट्रिक्ट के अंदर नगर निगम बनाए गए, म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगे, पावर बढ़ गया। अगर मोदी जी को अकेले करना हो, सुल्तानपुर जाना, प्रतापगढ़ जाना, अमेठी जाना, बनारस जाना, कहां कर पाएंगे। तो इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है ना। यही कंपनी में भी होता है, पावर दिया जाता है जिससे कंपनी का ग्रोथ हो, कंपनी में सब इंप्लॉय मोटिवेट होकर काम करें, और मैनेजमेंट का जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। ये तमाम चीजें पावर डिसेंट्रलाइज करने के फायदे मिलते हैं। इसके बाद ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब दोनों डिफरेंस देखते हैं। इसका नेचर बेटा कंपलसरी है, डेलीगेशन दिया जाता है, भाई अकेले हम काम नहीं कर सकते, हम अपने सबऑर्डिनेट को अपना काम थोड़ा सा पावर दे देते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमने दी, भाई तुम्हें, जैसे मान लो हमने किसी को अपने अंडर में काम करने के लिए रखा, हमने कहा कि तुम्हें जो है बच्चों से फीस लेनी है, तो फीस लेने की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो हमने बच्चों की फीस कलेक्ट करने को लेके उसको पावर भी दिया होगा। वो जिस बच्चे को चाहे डांट सकता है, कुछ बोल सकता है, गाली नहीं देगा लेकिन डांट सकता है, प्रेशराइज कर सकता है। ये नेचर ऑप्शनल है, यहाँ पर पावर डिसेंट्रलाइज करना जरूरी नहीं, हमारे ऊपर है। हम हमारा जैसे बिजनेस होगा, बिजनेस का साइज होगा, उस तरीके से हम पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये कंपलसरी, ये ऑप्शनल है। फिर इसका स्कोप बेटा छोटा होता, क्योंकि ये सिर्फ सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, इसमें सबको नहीं दिया जाता, जबकि इसका स्कोप बड़ा होता, ये हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल को दिया जाता जब दिया जाता है। समझ में आई बात। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज हमने टॉपिक पढ़ लिया
ये सब जितने भी टॉपिक थे बच्चों हमने कवर कराया वन शॉट में। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा पूछे समझे। और आज के साथ यहीं विदा लेता हूं, दोस्तों को शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, फिर एक बार में पढ़ाने में थकान लग जाती, पानी पीना पड़ता, बार बार पानी भी खत्म हो गया। थैंक यू बच्चों।